हाय गाइस, वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का रिवीजन सेशंस कर रहे थे बच्चों। हम लोगों ने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर लिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। अगर आपको याद होगा बच्चा, हमारा पिरामिड जो चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले भी डिस्कस किया था मैंने, कॉर्पोरेट लेवल फॉर्म्स द टॉप ऑफ द पिरामिड, उसके नीचे आ जाता है बिजनेस लेवल, फिर उसके नीचे आ जाता है फंक्शनल लेवल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। सो ये चैप्टर में ना बेसिकली हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस है जो ध्यान देना है, 3 ही पॉइंट्स है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें यहां पर रिवाइज करना है। जिसमें से पहला वाला पॉइंट है माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, फॉर कंपटीशन एनालिसिस। सो माइकल पॉटर ने क्या कहा, जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हो, जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री का कंपटीशन एनालिसिस कर रहे हो, तो आप एक फैक्टर देखकर, 2 फैक्टर देखकर मत डिसाइड करो कि वो इंडस्ट्री कैसी है, क्या वो इंडस्ट्री काम करने लायक है, क्या वहां पर जाकर मैं पैसे कमा पाऊंगा। आप ये सब मत देखो। आप क्या देखो, 5 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कितने पॉइंट ऑफ व्यू से? 5 अलग अलग। इसीलिए माइकल पॉटर ने इसको नाम दिया माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर कंपटीशन एनालिसिस फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। अगर मैं थोड़ा बहुत रिकैप करवाऊं आपको, चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, याद आ रहा है आपको? उसमें सेकेंड पॉइंट था नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। उसमें मैंने बोला था कि हम लोग ये वाला जो पॉइंट है कि कैसे हम कंपटीशन को एनालाइज करते हैं, कैसे हम देखते हैं इंडस्ट्री अच्छी है कि अच्छी नहीं है, वो हम पढ़ेंगे कहां पर? चैप्टर नंबर 5 में। तो यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं वेदर दैट इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव और वेदर दैट इंडस्ट्री इज नॉट अट्रैक्टिव। क्या ये इंडस्ट्री में नए बिजनेस को एंटर करना चाहिए? क्या ये इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पैसा कमा पा रहे हैं या पैसा नहीं कमा पा रहे? ये बताता है माइकल पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल। बहुत पॉपुलर मॉडल है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज करते हैं ये देखने के लिए वेदर दैट इंडस्ट्री, वेदर दैट सेक्टर इज अट्रैक्टिव और वेदर दैट सेक्टर इज नॉट अट्रैक्टिव। सो ये है माइकल पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल। उन्होंने क्या बोला, व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग कंपटीशन, आप 5 चीजों को देखो। कौन से 5 चीजों को देखो? पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, फिर अलग अलग पॉइंट्स का हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। उन्होंने पहले क्या बोला, वे इफ यू वांट टू चेक वेदर दैट इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव, वेदर दैट इंडस्ट्री इज नॉट अट्रैक्टिव, आप देखो कि वो इंडस्ट्री में नए एंट्रेंट का खतरा क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। क्या नया एंट्रेंट इजीली वो इंडस्ट्री में आके बिजनेस कर सकता है या कोई नया एंट्रेंट इजीली आके बिजनेस नहीं कर सकता? आपको ये सोचना है। वो कैसे करना है वो रीड करेंगे, वो समझेंगे हम लोग। फिर आपको देखना है जो इंडस्ट्री है उसमें क्या बायर्स का, कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर चलता है कि कस्टमर ने बोला तो भाव कम हो जाएगा, कस्टमर ने बोला तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाएगी, कस्टमर ने क्वालिटी मांगा तो आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, या वहां पर बार्गेनिंग पावर नहीं चलता, कस्टमर का बार्गेनिंग पावर वहां पर नहीं है, आपको यह भी देखना पड़ेगा। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जिस इंडस्ट्री में आप जाने का सोच रहे हो वहां पर जो सप्लायर्स होंगे, क्या वो लोग अपना प्राइस डिक्टेट करते हैं? जो भाव वो बोलेंगे हमको वही भाव में लेना पड़ेगा? आपको यह सोचना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। वो बोलेंगे कि हम यही क्वालिटी देंगे, आपको लेना है तो लो वरना मत लो। ऐसा होता है क्या कि हम लोग डिसाइड करते हैं एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर को कि यही क्वालिटी चाहिए, यही क्वालिटी देंगे, यही प्राइस देंगे तो हम खरीदेंगे? सो सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर कमांड करते हैं कि नहीं। फिर आ जाता है फोर्थ, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। आपस में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, राइवल्स है, कॉम्पिटिटर्स है, उनके बीच में राइवलरी कैसी है? क्या वहां पर सब लोग अपने अपने हिसाब से बिजनेस में प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस, टफ, स्टिफ है, कट थ्रोट कंपटीशन है? कैसा है कंपटीशन आपस में? क्या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पैसा कमा पा रहे हैं?
अगर कमा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कमा पा रहे तो क्या कोई नया आएगा तो कमा पाएगा? सोचने वाली बात है। एंड लास्ट पॉइंट, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट मतलब आप जो इंडस्ट्री में सोच रहे हो एंटर करने का, या जो इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी हो, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है लोगों के पास? अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो वो अच्छी बात नहीं है, अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो ये आपके इंडस्ट्री, आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात है। सो माइकल पॉटर ने यही 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। Whenever you want to see whether that industry is attractive or unattractive, you should not look at 1 point, 2 point, but you should look at 5 different points. Which 5 different points? सबसे पहला threat from new entrants. अभी ध्यान से इंडिविजुअली मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आप मुझे बताओ बच्चों, अगर कोई भी इंडस्ट्री में नया प्लेयर इजीली आकर अगर बिजनेस करने का सोचेगा, तो ऐसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हो जाएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता ऐसे टाइप पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का प्रॉफिट्स कम करने का कोशिश करेगा। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। तो मैं सेलिंग प्राइस कम करूंगा, आप सेलिंग प्राइस कम करोगे, कोई और सेलिंग प्राइस कम करेगा। तो ऐसे टाइम पर ना आप भी पैसे नहीं कमाओगे, मैं भी पैसे नहीं कमाऊंगा। तो जो जो इंडस्ट्री में नया एंट्रेंट बहुत इजीली एंटर कर सकता है, वो इंडस्ट्री कैसी है? अनअट्रैक्टिव है। बट अगर न्यू एंट्रेंट इजीली एंटर नहीं कर सकता तो वो इंडस्ट्री कैसी है? अट्रैक्टिव है। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो इंडस्ट्री में है ना, वो सोचते हैं कि कैसे मैं नए नए प्लेयर्स को अपने इंडस्ट्री में आने से रोकूं। तो वो क्या करते हैं? दीवार खड़ी करने का कोशिश करते हैं, वो बैरियर्स खड़ा करने का कोशिश करते हैं, ताकि नया कोई कॉम्पिटिटर, नया कोई प्लेयर, नया कोई राइवल आके हमारे इंडस्ट्री में बिजनेस ना करे। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स। अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। क्या होगा वो? बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट, कि कैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री में लोग हैं, वो कैसे नए लोगों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। सो ये भी एक अलग क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है, व्हाट आर द बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स। बट वो अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको समझा बच्चा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कैन बी वन ऑफ द फोर्सेस ऑफ माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। कैसे? अगर कोई नया एंट्रेंट इजीली एंटर करेगा, इंडस्ट्री कैसी? अनअट्रैक्टिव। इजीली एंटर कर सकता है, इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव। बट इजीली एंटर नहीं कर सकता तो ये इंडस्ट्री कैसी हो जाएगी? अट्रैक्टिव। बरोबर। सेकेंड, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें बायर्स का बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप एक इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हो, इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब, लेट्स से आप टायर बनाने वाली कंपनी हो। अगर आप टायर बनाने वाली कंपनी हो तो आप मुझे बताओ, आपके मेन कस्टमर्स कौन होंगे? मारुति, टोयोटा, होंडा, ह्यूंडई, बरोबर, महिंद्रा, ये सब आपके मेन कस्टमर्स है। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए क्या है? रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स। तो टायर तो आप इंडिविजुअल कस्टमर्स को तो नहीं बेचोगे, कितना बेचोगे उनको? आपके मेन कस्टमर्स तो कौन है? गाड़ी बनाने वाली कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में मारुति आपको अप्रोच करता है और बोलता है, देख 4 टायर का मैं तेरे को XYZ प्राइस दूंगा, अगर तू दे रहा है तो दे, वरना मैं किसी और के पास जाऊंगा। नाउ बिकॉज योर कस्टमर इज बाइंग इन बल्क, वो बड़े क्वांटिटी में खरीद रहे, तो शायद आप अपना प्राइस क्या कर दो? कम कर दो। बट अगर आपने अपना प्राइस कम नहीं किया तो यू फियर दैट कस्टमर विल गो टू समवन एल्स। तो यही है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। आपका बायर आता है और आपको सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने को बोल देता है, और आप उसके प्रेशर में आके भाव कम कर देते हो, तो ये इंडस्ट्री कैसी हो गई? कमजोर हो गई, अनअट्रैक्टिव। सो वेयर देयर इज अ हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर अगर हाई है तो इंडस्ट्री कैसी है? बट
आपने बोला नहीं मैं भाव नहीं कम करूंगा, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, इट्स ओके, बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो बन ले लेंगे मेरा टायर, आई नो द क्वालिटी ऑफ माई टायर, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, सो आई विल नॉट रिड्यूस द प्राइस। और आपने अपना प्राइस कम नहीं किया तो क्या उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है? नहीं, उसका बार्गेनिंग पावर कैसा है? वीक। अगर उसका बार्गेनिंग पावर वीक है तो आपकी इंडस्ट्री कैसी हो गई? अट्रैक्टिव। आई होप आपको यह सेकेंड पॉइंट समझा। थर्ड पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। क्या होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर? मैं टायर बनाने वाला कंपनी हूं, टायर मेरे लिए मेन प्रोडक्ट है, बट टायर बनाने के लिए क्या लगता है? रबर। तो अभी सप्लायर बार्गेन कर रहा है, बोलता है मैं भाव बढ़ा दूंगा। इमेजिन करो बच्चा, अगर मेरा सप्लायर भाव बढ़ा देगा तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इफेक्ट होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में मेरा सेलिंग प्राइस कम हो रहा था इसीलिए प्रॉफिट्स कम हो रहा था, यहां पर मेरा रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए प्रॉफिट्स कम हो रहा है। आप मुझे बताओ, अगर सप्लायर्स ने ऐसे बोला कि मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं रॉ मटेरियल का और मैं अग्री कर रहा हूं, तो ये इंडस्ट्री कैसी है? अनअट्रैक्टिव। क्यों पता है? क्योंकि वो जब जब प्राइस बढ़ाएगा मुझे उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मेरा प्रॉफिट्स कम होते जाएगा। So if the supplier is having a strong bargaining power, the industry is unattractive. But मैंने बोला देख भाई, you are not the alone supplier here. बाकी सप्लायर्स है, तू अगर भाव बढ़ाएगा मैं किसी और के पास जाएगा, तो मैंने उसका भाव बढ़ाने नहीं दिया, तो इसमें किसका उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है क्या? सप्लायर का? नहीं, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव। सो इफ द सप्लायर इज हैविंग अ स्ट्रांग बार्गेनिंग पावर, इंडस्ट्री इज अनअट्रैक्टिव। इफ द बार्गेनिंग पावर इज नॉट स्ट्रांग और सप्लायर, इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स है उनके बीच में राइवलरी इंटेंस है, कट थ्रोट है, प्राइस वॉर होता है, छोटे छोटे अमाउंट के लिए 5-10 हजार रुपए के लिए कंपटीशन कर रहे हैं वो। क्या ऐसा इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है? जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स, जितना ज्यादा गर्दी होगा इंडस्ट्री में, उतना ही ज्यादा प्राइस वॉर होगा, उतना ही इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? अनअट्रैक्टिव। सो अगर राइवलरी कट थ्रोट है और कंपटीशन इंटेंस है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी? लो होगी, तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? अनअट्रैक्टिव। बट अगर आप भी पैसे कमा रहे हो, मैं भी पैसे कमा रहा हूं, बाकी लोग भी पैसे कमा रहे हैं, कोई प्राइस वॉर नहीं कर रहा, तो वहां पर इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा? हाई। इंडस्ट्री भी कैसा होगा? अट्रैक्टिव। लास्ट पॉइंट, थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर फीचर एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट वही नहीं रहेगा बट मेरी सेम जरूरत को पूरा कर सकता है। मोबाइल फोन कैमरा का सब्स्टिट्यूट बन सकता है, सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आजकल कैमरा यूज करते हैं, अदरवाइज एवरीबडी यूजेस सेल फोन्स। आजकल अलार्म क्लॉक फोन में अवेलेबल है, बरोबर? तो ये सब क्या है? ऑल्टरनेटिव्स है, सब्स्टिट्यूट। आजकल प्लास्टिक बैग कोई यूज नहीं करता, सब लोग कौन सा यूज करते हैं? पेपर बैग यूज करते हैं, सब लोग क्लॉथ बैग यूज करते हैं, सब लोग एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो चुके हैं, सो दे डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बैनिंग द प्लास्टिक बैग्स। तो आजकल लोग क्लॉथ बैग, पेपर बैग ऐसे लेते हैं बैग्स। तो अगर आपका वो बिजनेस है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का कितना खतरा है मेरे बिजनेस में। तो अगर आप जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री में हो, अगर वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है, प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली रिप्लेस, सब्स्टिट्यूटेबल, तो वो इंडस्ट्री कैसी? अनअट्रैक्टिव। बट अगर वो जो बिजनेस में हो, जो इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, वहां पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो आपका इंडस्ट्री कैसा? अट्रैक्टिव। तो माइकल पॉटर ने यही बोला। अभी यहां पर ना बच्चा 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल में। 3 क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डिस्कस माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द
barriers that the existing companies create for new entrants. Barriers for new entrants मतलब नए एंट्रेंट को अंदर आने से रोकते हैं. और एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है, when can you say that industry profitability is low and the competition is cutthroat? ये ना फोर्थ पॉइंट के लिए था, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर. व्हेन कैन यू से दैट द राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इज कट थ्रोट? बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत स्टिफ कंपटीशन है और इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी लो है. ऐसा कब कब होगा? ऐसे 6 सिचुएशंस में होगा. तो ऐसा 3 क्वेश्चंस यहां पर माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल में पूछा जा सकता है. सो लेट्स डाइव इनटू दिस. क्या क्या है पहले समझ लेते हैं गाइस. देखो, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स. दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. दिस इज योर थर्ड पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री एंड थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट. तो ये 5 पॉइंट्स है माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल के. आप ये डायग्राम को भी आप देखोगे तो आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे. We will read, we will highlight few things, but मैं 3 टाइप का क्वेश्चंस आपको बता देता हूं पहले. तो ये था, ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स. आप कब बोल सकते हो कि बैरियर क्रिएट हो सकता है? एंड ये थर्ड क्वेश्चन, राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो व्हेन? कब आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी लो है, कंपटीशन कट थ्रोट है? कब बोल सकते हो? तो ये 6 पॉइंट्स है. ठीक है. सो अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ लेते हैं. सो थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स. क्या होता है थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स? पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर्स हु आर नॉट करंटली इन द मार्केट प्लेस एंटरिंग इन द इंडस्ट्री. तो अभी मैं बिजनेस नहीं कर रहा, बट मैं सोच रहा हूं बिजनेस में आने का, तो मैं कितना इजीली आ सकता हूं. न्यू एंट्रेंट्स कैन रिड्यूस द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी. अगर नए लोग आने लगेंगे तो उससे क्या होने लगेगा? वो कम प्राइस में सेल करेंगे, तो मुझे भी सेलिंग प्राइस अपनी कम करनी पड़ेगी. जैसे ही सेलिंग प्राइस कम करूंगा, प्रॉफिट्स कम होने लगेगा. मुझे अच्छा लगेगा? नहीं. सो उसके वजह से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीजिंग द सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट एंड सेलिंग एट लोअर प्राइस. तो ज्यादा लोग आने लगेंगे मार्केट में, तो ज्यादा कंपटीशन की वजह से प्राइस वॉर होने लगेगा. दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर शेयर ऑफ द मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स. तो हमारा मार्केट शेयर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड फर्म इज टू अपोज एंड डिस्करेज द एंट्रेंट्स. तो हम बाहर वालों को अंदर आने नहीं देते. हम क्या क्रिएट करते हैं? बैरियर, दीवार खड़ी करते हैं. They may try to erect entry barriers which discourage the potential entrants. तो हम नए लोगों को अंदर आने से रोकेंगे. We will discourage the new entrants. The greater the strength of these barriers, weaker will be the force. जितनी मोटी ये दीवार होगी, जितनी लंबी ये दीवार होगी, उतने कम लोग अंदर आएंगे. और जितने कम लोग अंदर आएंगे, उतना हमारा इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा. Yes or no? यस. तो ये था हमारा थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स. हम लोग पढ़ेंगे बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट क्या होता है, पढ़ेंगे, बट थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ठीक है. पहले माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ लेते हैं. सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. जैसे मैंने बोला, बायर मतलब कस्टमर. कस्टमर अगर आप पे प्रेशराइज कर रहा है सेलिंग प्राइस कम करने को, तो ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है. अगर आप उसके प्रेशर में आ जाते हो तो इमेजिन करो ना, कोई आता है बल्क में, बोलता है मैं 1 लाख टायर खरीदूंगा, आप मेरे को भाव कम करो, और आपने भाव कम कर दिया. यू हैव रिड्यूस्ड योर सेलिंग प्राइस. डोंट यू थिंक सो? आपका प्रॉफिट्स कम हो गया. अच्छी बात नहीं है. बार्गेनिंग पावर इज अनडाउटेडली अ पावरफुल फोर्स इन सम इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स वेयर दे फॉर्म ग्रुप और कार्टेल. तो मारुति बोलता है कि मैं Hyundai वाले के साथ मिलकर इतना क्वांटिटी टायर खरीद लूंगा, मैं अपने बाकी के गाड़ियों के लिए भी टायर खरीद लूंगा, आप मेरे को अच्छा प्राइस दे दो, ऐसा बोलेंगे. कार्टेल मतलब ग्रुप बना के आ गए. Buyers of an industry products or services can sometime exert considerable pressure. बहुत प्रेशर झेलना पड़ सकता है on existing firms to secure at a lower prices. तो आप सेलिंग प्राइस कम करवा रहे हो, या तो आप ज्यादा क्वालिटी मांग रहे हो, आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मांग रहे हो, आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मांग रहे हो,
या आप बोल रहे हो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन दे दो, मेरे को इंश्योरेंस करवा दो, आप ऐसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्विसेज मांग रहे हो, तो बायर के वजह से बहुत प्रेशर हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा खर्चा भी बढ़ सकता है अच्छा क्वालिटी देने के चक्कर में, ट्रांसपोर्टेशन देने के चक्कर में, और सेलिंग प्राइस कम हो सकता है। तो ये कब कब हो सकता है? जब बायर को पूरा नॉलेज है रॉ मटेरियल के बारे में और वो मुझे बोल रहा है देख तू नहीं देगा ना तो मैं किसी और से ले लूंगा या मैं खुद ही टायर बनाने लगूंगा, तो वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो आपको प्रेशराइज कर रहा है। दे बाय इन बल्क, वो बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में, जैसे मैंने बोला मारुति, ह्यूंडई, दे बाय इन बल्क क्वांटिटी, तो मैं प्रेशर में आके भाव कम कर दूंगा, तो बार्गेनिंग पावर कस्टमर का स्ट्रांग है। द प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर नीड, तो वो बोल सकता है देख भाई तू टायर बना रहा है ना, टायर मैं भी बना सकता हूं, सो ये इतना भी जरूरी नहीं है, इंजन जरूरी होता है, बॉडी जरूरी होता है, तो टायर तू बनाएगा कोई और बनाएगा फर्क नहीं पड़ता, तू दे रहा है तो दे वरना मैं चला, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, तो अगर मैं वो प्रेशर में आके भाव कम कर दिया, आप मुझे बताओ अगर मैंने भाव कम कर दिया तो उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, इंडस्ट्री कैसी है? वीक। बट अगर उसने भाव कम करने का सोचा, मैंने भाव नहीं कम किया, तो उसका बार्गेनिंग पावर कैसा है? वीक। इंडस्ट्री कैसी है? स्ट्रांग, अट्रैक्टिव। आई होप आपको यह समझा। फिर था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। गाइस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या होगा? जो मेरे रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स है वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं रॉ मटेरियल ज्यादा भाव में बेचने के लिए, मतलब मैं ज्यादा भाव में खरीदूं उनसे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर refers to the power that suppliers can exert which is typically exhibited by threatening to raise prices। वो भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या वो बोलते हैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, क्योंकि तू मेरे को मेरा प्राइस नहीं दे रहा है, मैं क्वांटिटी कम कर देता हूं, मैं किसी और को क्वांटिटी ज्यादा सेल करूंगा। अभी इमेजिन करो बच्चा, अगर वो मेरे को कम रॉ मटेरियल देगा तो मैं कम क्वांटिटी बनाऊंगा, कम क्वांटिटी बनाऊंगा तो कम सेल करूंगा, अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज कम हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे। तो वैसे कर रहे सप्लायर अभी मेरे साथ। या बोलता है क्वालिटी कम कर दूंगा, मैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का तुमको मैं रॉ मटेरियल देता हूं, तुम भाव नहीं बढ़ा रहे हो तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कर देता हूं मैं। Supplier strength can affect the firm's profitability and can pose a considerable threat। तो मेरे लिए बहुत नुकसान हो सकता है ये। तो वो कैसे हो सकता है? कब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा? जब वो जानता है कि उसका रॉ मटेरियल मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो देयर प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर एंड सब्सटीट्यूट्स आर नॉट। अब उसको पता है यार टायर लेना है तो ये मेरे से ही लेगा और कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो वो भाव बढ़ाएगा ही ना। दे कैन इरेक्ट स्विचिंग कॉस्ट। वो बोल सकता है तेरे को जाने का दूसरे जगह जा, बट तू मुझे पूरे साल का पैसा दे दे, तू अग्रीमेंट तू टर्मिनेट कर रहा है ना, तो तू टर्मिनेट कर रहा है तो तू मुझे पूरा पैसा दे दे। मैं नहीं कैंसिल कर रहा अग्रीमेंट, तू कैंसिल कर रहा है तो तू मुझे दे दे, तो मुझे इसको भी पैसा देना पड़ेगा, उधर भी देना पड़ेगा। दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। तो ये लोग ग्रुप बनाकर बैठे हैं बाय सप्लायर्स, एक ही भाव में बेचेंगे, ये भाव में लेना है लो वरना मत लो, तो अभी मैं लेना ही पड़ेगा ना, और क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो ऐसे सिचुएशन में इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? अनअट्रैक्टिव। विद द सप्लायर इज हैविंग अ बार्गेनिंग पावर, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, इंडस्ट्री कैसी? अनअट्रैक्टिव। तो आपको यह भी बात ध्यान देना पड़ेगा। फिर आ जाता है नेचर ऑफ राइवलरी। इंटेंसिटी कैसी? आपस में जो कंपटीशन है वो कैसा है? द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड thus अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर राइवलरी कटथ्रोट है ना, तो मैं भी जो रॉ मटेरियल खरीदता हूं मेरा कॉम्पिटिटर भी वही रॉ मटेरियल खरीदता है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बल्क में खरीद रहा हूं तो मेरे को सस्ते में रॉ मटेरियल मिलेगा बट उसको महंगे में मिलेगा। तो अगर कोई नया प्लेयर आ रहा है, मैं नया हूं अगर, तो मैं कम क्वांटिटी में खरीदूंगा तो मुझे महंगे में पड़ेगा, उसको सस्ते में पड़ेगा, तो इसके वजह से मेरा प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा तो उसका ज्यादा सेल्स होगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा, मेरा सेल्स कम होगा, मेरा प्रॉफिट्स कम होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। मोर द इंटेंसिव द राइवलरी द लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा वहां पर उतना ही कम अट्रैक्टिव होगा।
वो इंडस्ट्री काम करने में मजा नहीं आएगा। जितने ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन उतना ज्यादा इंडस्ट्री खराब है। Threat from substitute. Substitute products offering a price advantage or performance improvement to the customer can drastically alter the competitive character of an industry. तो alternative कुछ available है आपके product का। The threat of substitute comes from products that are not the same yet can satisfy the same customer needs. तो मोबाइल फोन और कैमरा अलग अलग है, बट आजकल मोबाइल फोन भी हायर रेजोल्यूशन कैमरा आ चुका है। आजकल लोग रिकॉर्डिंग भी फोन से करते हैं, फोटोज भी फोन से क्लिक करते हैं। तो कैमरास सिर्फ जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है, जिनका पैशन है फोटोग्राफी, जिनका हॉबी है और या जिनका प्रोफेशन है फोटोग्राफी, वो ये सब हाई एंड 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कैमरा खरीदते हैं। अदरवाइज लोग फोन से ही अपना काम करते हैं। यस और नो? यस। सो इसीलिए सेम प्रोडक्ट तो नहीं है, बट सेम प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है, फीचर्स तो वही है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वो इंडस्ट्री में अपना प्राइस कमांड करना। आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यार कोई खरीदेगा नहीं है। The greater the number of substitute that customers perceive and use, the harder it is for the company to hold on to customer loyalty and preference. This is reflected in the inability to raise price. तो आप भाव भी नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपको पता है भाव बढ़ाया तो कस्टमर बोलेगा इससे अच्छा मैं ये ले लेता हूं यार। अलार्म क्लॉक इतने का जरूरत क्या है, मेरे फोन में अलार्म क्लॉक है, मैं क्यों 200 रुपए 500 रुपए खर्च करूं। बरोबर। The more attractive the price to performance ratio for substitute, the harder it is to increase any industry's profit. मतलब जितना ज्यादा आपका सब्स्टिट्यूट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, जितना अच्छा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, जितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपना प्रोडक्ट सेल करने को। आपने देखा है आजकल अलार्म क्लॉक्स बहुत कम प्राइस में बिकता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अलार्म क्लॉक इज इजीली अवेलेबल इन फोन ऑल्सो। So what's the point of selling it at a higher price? Nobody will buy it, right? इसीलिए so अभी आ जाते हैं बच्चा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यही था बच्चा माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल। अगर आप ये ध्यान दोगे तो दिस इज पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट, दिस इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, दिस इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एंड फर्म्स इन अदर इंडस्ट्रीज ऑफरिंग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का भी आपको खतरा। तो ये सब आपके लिए क्या थे बच्चा माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल। अभी 2 इंडिविजुअल क्वेश्चन है, पॉइंट 1 से लेकर रिलेटेड और पॉइंट 4 से रिलेटेड, तो वो पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बोला था, अगर नए एंट्रेंट आने का खतरा लगता है मुझे, तो इंडस्ट्री में हम दीवार खड़ी करेंगे, बैरियर्स क्रिएट करेंगे ताकि नया एंट्रेंट अंदर न आ सके। तो ऐसे 7 पॉइंट्स है बच्चा। अभी जनरली स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर ये कितने मार्क के लिए आएगा? एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। तो 5 पॉइंट्स नहीं लिखना है, 7 के 7 पॉइंट लिखना है आपको। 7 बहुत सिंपल पॉइंट्स है बच्चों। सबसे पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट। जिस इंडस्ट्री में कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा वहां पर कम लोग अंदर आएंगे। बरोबर कि नहीं? आपने कभी ऑब्जर्व किया है बच्चा? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। बरोबर। माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, एविएशन, इसमें क्या ज्यादा लोग आते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो जितना ज्यादा पैसे लगते हैं उतने कम लोग आएंगे, और ऐसे लोग आएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं पैसा उतना इन्वेस्ट करना। सो हायर द कैपिटल, less will be the number of new entrants, but lower the capital, high number will come. कम पैसे चाहिए तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देगा, बट ज्यादा बिजनेस चाहिए तो बहुत कम लोग आएंगे। तो ये पहला बैरियर है। The industry in which the capital required is more, competition for newcomers will be less. So capital requirement. Capital requirement. पहला पॉइंट, द इंडस्ट्री इन विच द कैपिटल रिक्वायर्ड इज मोर, कॉम्पिटिशन फॉर न्यू कमर्स विल बी लेस, एंड वाइज वर्सा। तो ये पहला पॉइंट था।
दूसरा पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर याद होगा बच्चा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ साथ एक्सपीरियंस कर का भी फायदा उठाते हैं ताकि हम बल्क में बनाए। बल्क में बनाएंगे, मोर क्वांटिटी में बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, कम होगा, और जैसे ही हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम होगा हम कम प्राइस में सेल कर पाएंगे। सो इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अ लार्ज फर्म दैट एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल can produce high volume of goods at lower cost. This tends to discourage the new entrants. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वजह से भी नए एंट्रेंट्स अंदर आने से मना करते हैं। उनको पता है कि सामने वाला कॉम्पिटिटर 1 लाख यूनिट बना सकता है, हम 1000 यूनिट ही बनाएंगे, उसका कॉस्ट मेरे कॉस्ट से कम ही होगा, तो वो सेलिंग प्राइस भी कम रखेगा तो वही ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगा, हम तो कुछ कमा ही नहीं पाएंगे। सो इसीलिए नए एंट्रेंट्स आते ही नहीं है। तीसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हो जहां पर आप कुछ नया नहीं बना सकते, आप वही चीज दे रहे हो जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, आप कुछ यूनिक नहीं दे रहे, तो आपको क्या लगता है आप ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाओगे? नो। So product differentiation is also a very important barrier for new entrants. अगर नया कॉम्पिटिटर आता है बिजनेस में और वो कुछ यूनिक नहीं दे रहा, वो वही चीज दे रहा है जो बाकी के लोग दे रहे हैं, तो क्या आप नए लोगों का कोई प्रोडक्ट ट्राई करोगे? कुछ यूनिकनेस नहीं है तो नहीं। आप क्या बोलोगे? नहीं, आई विल ओनली फॉलो दिस, क्योंकि बहुत सालों से है। सो अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेकर नहीं आ सकता तो उसका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, और अगर उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाना है तो उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा जो शायद उसके पास नहीं होगा। Differentiation works to reinforce the entry barriers because the cost of creating a genuine product differences may be too high for the new entrant. तो new entrant के लिए product differentiation create करना बहुत मुश्किल होगा, तो वो नहीं कर पाएगा। फिर आ जाता है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मैं अभी कोई एक प्रोडक्ट यूज कर रहा था, मैं अभी दूसरा कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूं और मैं इजीली शिफ्ट कर सकता हूं क्या? अगर मैं इजीली शिफ्ट कर सकता हूं तो कोई भी आकर एंट्री करेगा ना मेरे इंडस्ट्री में। बट इमेजिन करो मैंने उसको शिफ्ट होने नहीं दिया, मैंने बोला ठीक है तेरे को मेरे को छोड़ के जाने का है ना, यू पे मी 1 ईयर का पैसा, फिर उसके बाद जिसके पास जाने का है जा। क्या वो मुझे छोड़कर जाएगा? नो, क्योंकि उसको पता है मेरे को इसको भी पैसा देना है, दूसरे कंपनी को भी पैसा देना है। सो विल दैट पर्सन गो टू अ न्यू कॉम्पिटिटर? नो। सो व्हेन सच स्विचिंग कॉस्ट आर हाई, जब स्विचिंग कॉस्ट करना अलाउड नहीं है या स्विचिंग कॉस्ट बहुत महंगा है। आप मुझे बोलो पहले आप कोलगेट यूज करते थे, फिर आपको मैंने पतंजलि बोला यूज करने को, आपने पतंजलि यूज करना चालू किया, क्या कोलगेट वाले ने आपसे पैसा लिया? नहीं ना। तो आप इजीली स्विच कर गए कि नहीं कर गए? हाँ। तो वहां पर स्विचिंग कॉस्ट था? नहीं था। तो क्या नया एंट्रेंट आके आपके बिजनेस को छीन कर लेकर चला गया? हाँ। बट इमेजिन करो मेरा आईटी का बिजनेस है, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं और मैंने आपसे अग्रीमेंट कर लिया है, मैंने पैसा पहले ही आपसे ले लिया है, मैंने बोल दिया कि अगर आप बीच में टर्मिनेट करते हो, जो भी आपने मुझे पैसा दिया है वो नॉन रिफंडेबल। तो मैंने तो आपसे पैसा पहले ही ले लिया, अभी आपको पता है कि पूरा साल मेरा ही सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। अगर आपने मेरे कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, आपने डिसकंटिन्यू किया, तो सामने वाला जो दूसरा कंपनी है वो आपको फ्री में तो नहीं देगा ना, वो कुछ तो पैसे लेगा। आपने मुझे भी पैसे दिए, आप उसको भी पैसे दोगे। तो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब आप ऑलरेडी मेरे सर्विसेज ले रहे थे, मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे मेरे कंपनी का, नाउ यू वांट टू स्विच टू सम अदर कंपनी सॉफ्टवेयर एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्विच इजीली, यू हैव टू पे मी कॉम्पेंसेशन, यू हैव टू पे मी सम पेनल्टी। तो क्या आप स्विच करोगे? नहीं करोगे ना। तो मैंने डायरेक्टली तो नहीं रोका आपको, बट इनडायरेक्टली उसके बिजनेस में जाने नहीं दिया मैंने आपको। आई स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग टू दैट कस्टमर, बरोबर कि नहीं? तो ये क्या है? दिस इज स्विचिंग कॉस्ट। बायर्स आर ऑफन रिलक्टेंट टू चेंज। तो ये स्विचिंग कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो बायर नहीं जाएगा किसके पास? कॉम्पिटिटर के पास, न्यू एंट्रेंट के पास। ब्रांड आइडेंटिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक ही बार कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लेट्स से यू वांट टू बाय एन एयर कंडीशनर,
आप कोई भी XYZ कंपनी का एयर कंडीशनर ले लोगे कि रेप्यूटेड कंपनी का लोगे? यू वांट टू बाय अ लैपटॉप फॉर योर ऑफिस, यू वांट टू बाय कंप्यूटर फॉर योर ऑफिस, आप क्या करोगे? हर 6 महीने 3 महीने में बदलोगे? आप क्या बोलोगे, यार अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का ले लेते हैं, 2-3 साल तो अच्छे से यूज करेंगे। आप अच्छा एयर कंडीशनर ले लोगे, बोलोगे 3-5 साल यूज करेंगे, बरोबर कि नहीं? आप ऐसा सोचोगे कि सस्ता वाला ले लेते हैं, नया नया कुछ ले लेते हैं, आप ऐसा सोचोगे? नहीं। तो जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी एक बैरियर था न्यू एंट्रेंट के लिए, वैसे ही ब्रांड आइडेंटिटी भी एक क्या है? बैरियर है। ये ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने को ना बहुत साल लग जाता है। ब्रांड आइडेंटिटी कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट, क्योंकि उनका कोई ब्रांड आइडेंटिटी ही नहीं है, वो नए नए हैं, उनका कोई रेप्यूटेशन ही नहीं है मार्केट में। तो अगर रेप्यूटेशन नहीं है तो उनको 5 साल 10 साल लगेगा ना रेप्यूटेशन बिल्ड करने में, तब तक तो मैं कितना आगे निकल जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रांड आइडेंटिटी। The brand identity of the products or services offered by the existing firm can serve as another entry barrier. A particularly important for infrequently purchased products that carry a high unit cost. तो infrequent मतलब कभी कभी खरीदते हो जिसका पर यूनिट कॉस्ट ही ज्यादा है। एयर कंडीशनर 60,000 70,000 का है, कंप्यूटर अच्छा वाला लैपटॉप लोगे 50,000 60,000 का है, क्या वहां पर पैसे बचाने का देखोगे? आप क्या बोलोगे, एक ही बार खर्चा करूंगा, अच्छा करूंगा। न्यू एंट्रेंट्स ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी। तो यही न्यू एंट्रेंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम अपना नया नया कंपनी का ब्रांड आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें। बिकॉज टू डू सो दे मस्ट कमिट सब्सटैंशियल रिसोर्सेज। आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा, बहुत नए नए टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फिर आ जाता है बच्चों एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, जब तक कस्टमर तक पहुंचेगा नहीं तो वो प्रोडक्ट का क्या काम। सो लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, बट मैं कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स है ही नहीं, मेरे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही नहीं है, मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े कंपनियों के पास है, उन्होंने उनके साथ अग्रीमेंट करके रखा है, उन्होंने उनको बोल दिया कि अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे किसी कंपनी का या मेरे राइवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो मेरे को बोलो ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इतना बड़ा रिस्क लेगा क्या? मैं तो नया नया कंपनी हूं, आज हूं कल नहीं हूं, बट बाकी के प्लेयर्स तो 50 साल 60 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या किसी नए प्लेयर के लिए वो पुराने प्लेयर के साथ अपना बिजनेस रिलेशन खराब करेगा क्या? नहीं। तो यही होता है बच्चा, जब नया प्लेयर बिजनेस करने को जा रहा है, मैं उसको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर उसको देता ही नहीं, जा कर ले बिजनेस, मैं तो करने दे रहा हूं, तेरे को मिल जाए डिस्ट्रीब्यूटर तो पहुंचा देना कस्टमर तक गुड्स। तो ऐसा बहुत सारे टाइम पे होता है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलता तो मेरा कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे प्रोडक्ट, बरोबर। सो ये है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर न्यू एंट्रेंट poses another significant entry barrier. Despite the growing power of internet, ठीक है मैं इंटरनेट से डिलीवर करूंगा, बट कितना पेनिट्रेशन है इंटरनेट का? आज भी रूरल पॉपुलेशन इतना ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करता, वो इंटरनेट खरीदी करने के लिए तो जरा भी यूज नहीं करता, क्योंकि उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, डिजिटल करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या वो ऐसे करेंगे पेमेंट ऑनलाइन? नहीं। तो इसीलिए मेरे लिए बिजनेस को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। डिस्पाइट द ग्रोइंग पावर ऑफ इंटरनेट, मेनी फर्म्स कंटिन्यू टू रिलाई ऑन देयर कंट्रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो मैं कैसे करूं? ठीक है। टू सस्टेन बैरियर टू एंट्री टू राइवल्स, तो कैसे नए लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं देता तो वो बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब फाइट बैक। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स है वो सबको पता है, नए प्लेयर को भी पता है कि अगर कोई नया बंदा आता है ये इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो बहुत अग्रेसिवली मार्केटिंग करेंगे, वो बहुत अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, वो अग्रेसिवली क्या करने की कोशिश करेंगे, प्राइस रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो नया एंट्रेंट है वो ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाएगा। इसी को बोलते हैं अग्रेसिव रिटेलिएशन, अग्रेसिव फाइट बैक। ऐसा कोई
हारफुल लेकर आपको वेलकम नहीं करेगा, अरे आप भी आ रहे हो ये धंधे में, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, यू आर वेलकम, ऐसे कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पूरी कोशिश करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, कि आपको जल्द से जल्द इंडस्ट्री से क्या कर दे, बाहर कर दे। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर गए, 3 साल 5 साल आप रह गए, तो उनका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए वो आपको 3 महीने 6 महीने में ही बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, अग्रेसिव रिटेलिएशन, अग्रेसिव फाइट बैक। सो समटाइम्स द मियर थ्रेट, तो यही डर ना नए लोगों को अंदर आने से रोकता है। ये डर ही काफी है कि नए लोगों को एंटर करने से रोक देता है। मैंने ऐसा इमेज अपना क्रिएट करके रखा है, ऐसा मैंने डर बनाकर रखा है लोगों में कि अगर ये धंधे में आया ना, तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा, क्या तू तैयार है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, तू तो नया नया है, कितना दिन टिकेगा, ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है। तो वो डर से ही कोई नहीं आता अंदर। Since the mere threat of aggressive retaliation by existing competitors can discourage entry by other firms into existing industry. फिर आ जाता है बच्चा, ये लास्ट पार्ट है ये पहले वाले क्वेश्चन का। याद है आपको पहला वाला क्वेश्चन क्या था, माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल क्या है बताओ। याद है वो 5 फोर्सेस कौन से थे, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। ये पहला क्वेश्चन था। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा कि बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट, नए एंट्रेंट को अंदर आने से हम कैसे रोक सकते हैं। अभी इसका तीसरा क्वेश्चन है यही पार्ट का कि व्हेन कैन यू से दैट द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज लो एंड देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, आप ऐसा कब बोल सकते हो। तो ये 6 पॉइंट्स है बच्चा जब आप बोल सकते हो। सबसे पहला, देयर इज नो इंडस्ट्री लीडर, जब इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है ना बच्चा, तब वहां पर प्राइस वॉर होता है, तब वहां पर क्या होता है, लोग एक दूसरे का शेयर छीनने की कोशिश करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, सेलिंग प्राइस कम होती है। मैंने सेलिंग प्राइस कम किया, आपने सेलिंग प्राइस कम किया, किसी और ने सेलिंग प्राइस कम किया, उसके वजह से प्रॉफिट्स क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसमें आप भी नहीं कमा रहे, मैं भी नहीं कमा रहा, कस्टमर मजे कर रहा, तो ये अच्छा सिचुएशन नहीं है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, इंडस्ट्री लीडर है बट बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है कि क्या फायदा इंडस्ट्री लीडर का। इंडस्ट्री लीडर बोलता है भाव कम नहीं करने का तो नहीं करने का, बट यहां पर इंडस्ट्री लीडर है बट कॉम्पिटिटर्स इतने सारे है कि कोई उसका सुनने को तैयार नहीं है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है। सो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री, जिसके वजह से भी क्या होता है, कोई किसी का बात नहीं सुनता, सब अपने प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में भाव कम करने लगते हैं, भाव कम करने लगते हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कस्टमर ज्यादा पैसे नहीं देता। तीसरा पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट। इमेजिन करो बच्चा, आपने टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में एंटर किया, आपने कोई फैक्ट्री सेटअप किया है जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा है, आपने ऑलरेडी इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। नाउ योर प्लान इज टू रिकवर दैट कॉस्ट क्विकली। हाउ कैन यू रिकवर द कॉस्ट क्विकली? बाय मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क क्वांटिटी। इफ यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क क्वांटिटी, आप ये मेक श्योर करोगे कि आपका कॉस्ट कम है, तो आप सेलिंग प्राइस भी क्या करोगे, कम कर दोगे। अगर आप सेलिंग प्राइस कम कर दोगे तो आपके कॉम्पिटिटर को भी आपको देख देख कर सेलिंग प्राइस भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इससे आप भी नहीं कमा रहे, वो भी नहीं कमा रहा। तो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। कंपनीज ऑपरेट विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट। जिसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, जो इंडस्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, वो लोग मजबूरी में बल्क में बनाते हैं ताकि उनका कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाए। कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा तो सेलिंग प्राइस भी कम रखते हैं, कॉम्पिटिटर्स को भी वही करना पड़ता है, अदरवाइज हाउ विल दे सस्टेन द कॉम्पिटिशन। फोर्थ है एग्जिट बैरियर्स। एग्जिट बैरियर्स का मतलब क्या है, मुझे इंडस्ट्री छोड़कर जाना है, मुझे अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करना है, बट फॉर सम रीजन और द अदर आई एम नॉट अलाउड टू लीव द इंडस्ट्री। कुछ रीजंस के वजह से मैं इंडस्ट्री छोड़कर नहीं जा सकता, तो मैं ये बोलता हूं कि मैं भी नहीं कमाऊंगा, आपको भी नहीं कमाने दूंगा। आई विल सेल एट अ वेरी लो प्राइस because I want to leave the industry but I am not allowed to leave the industry because of some contractual obligations. So मैं तो इंडस्ट्री को ही खत्म कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री में किसी को कमाने नहीं दूंगा, आपको भी नहीं कमाने दूंगा, मैं तो वैसे भी नहीं कमा रहा था। So यहां पर एग्जिट बैरियर्स है। कंपनीज विच टू एग्जिट बट दे फेस अ वेरी हाई एग्जिट बैरियर्स।
फिर आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आप सब लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हो, मैं भी सेम प्रोडक्ट बनाता हूं, आपका भी सेम प्रोडक्ट है, तो मेरे को बोलो ना, आपके भी प्रोडक्ट में सेम फीचर्स है, मेरे भी प्रोडक्ट में सेम फीचर्स है, तो कस्टमर किसका प्रोडक्ट खरीदेगा? जिसका सेलिंग प्राइस कम होगा। तो मैं भी भाव कम कर रहा हूं, आप भी भाव कम कर रहे हो, आप भी भाव कम कर रहे हो, मैं भी भाव कम कर रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस कम होते जा रहा है, प्रॉफिट्स कम होते जा रहा है। So if you are into a business that is not producing a differentiated products, आपको प्राइस वॉर करना पड़ता है, आपको अपने प्राइजेस को कम करने पड़ते हैं, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। They have little opportunity to differentiate their offerings. And last है बच्चा स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ मतलब अभी आपकी इंडस्ट्री थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, तो आप सब लोग अभी क्या कोशिश कर रहे हो? जितना हो सके उतना कस्टमर्स हमारे पास ही रहे, हमें छोड़कर ना जाए। तो जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि कस्टमर्स आपको छोड़कर जा रहे हैं, आप क्या करते हो? भाव कम कर देते हो। तो अभी ये आपके कॉम्पिटिटर को पता चला, तो उसने भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भाव कम करने लगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? आपने भी प्राइस कम किया तो आपका भी प्रॉफिट्स कम, कॉम्पिटिटर्स भी प्राइसेस कम कर रहे तो उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी कम। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये सिनेरियो अच्छा नहीं है। तो ये 6 पॉइंट्स है बच्चा, जहां पर आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो है और कंपटीशन कैसा है? कट थ्रोट है। कितने पॉइंट्स? 6 पॉइंट्स। कौन से 6 पॉइंट्स? नो इंडस्ट्री लीडर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जिट बैरियर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्लो ग्रोथ। बरोबर। तो ये कंप्लीट कर लेता है बच्चा हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे गाइस। सेकेंड पार्ट क्या है? माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। माइकल पॉटर्स क्या? जेनेरिक स्ट्रैटेजी हमें पढ़ना है। अभी माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो सब अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। हम लोगों ने अभी तक माइकल पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल कर लिया था। सो लेट्स नाउ जंप ऑन टू माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। ये सेकेंड पार्ट है अपने पूरे चैप्टर का, ये सेकेंड पार्ट है। सो माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी, एज द नेम सजेस्ट, जेनेरिक मतलब क्या? कोई भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन फॉर प्रॉफिट हो, एवरीबडी कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। अभी सबसे पहले ना बच्चा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बिजनेस लेवल मैनेजर्स का क्या काम है। बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिजनेस, फॉर देयर डिवीजन। तो अगर आप आईटीसी होटल्स के बिजनेस मैनेजर हो तो आपका जिम्मेदारी है होटल्स बिजनेस का देखरेख करना। अगर आप स्टेशनरी बिजनेस के हेड हो तो आप स्टेशनरी बिजनेस का कामकाज संभालोगे। सो बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिजनेस, फॉर देयर डिवीजन। पूरे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा करेंगे अप्रिसिएशन देंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो वी विल आस्क देम क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप मुझे बताओ, अगर आप बिजनेस लेवल मैनेजर हो, आपको यह पता होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हो? पता होगा कि नहीं पता होगा? यस, यू विल नो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यू मेक, योर कंपनी मेक्स। फिर will you not know what sort of markets you serve, whether you serve a bigger market or whether you serve a smaller market, whether you serve a bigger segment or you serve a smaller segment, छोटा segment? पता होगा कि नहीं पता होगा? माइकल पॉटर ने इसी बात पे एम्फसाइज किया। ये डायग्राम देखो जो मैंने आपके लिए बनाया है, यहां पर आपको दिख रहा है बच्चा, यहां पर ऑन एक्स एक्सिस वी हैव प्रोडक्ट्स, ऑन वाई एक्सिस वी हैव मार्केट्स, जिसको मैंने यहां पर लिखा कॉम्पिटिटिव स्कोप। बरोबर। सो कॉम्पिटिटिव स्कोप में क्या है मेरे पास? या तो मैं ब्रॉड मार्केट में काम करता हूं, बड़े मार्केट में काम करता हूं, या मैं एक छोटे मार्केट में काम करता हूं, नैरो मार्केट में काम करता हूं, स्मॉलर सेगमेंट में काम करता हूं। छोटे सेगमेंट में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास ऑफ कस्टमर्स के लिए काम करता हूं, सबके लिए नहीं, सिर्फ छोटे कस्टमर्स, छोटा क्लास ऑफ सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। सो या तो मेरा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होगा या मेरा प्रोडक्ट यूनिक होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्ट? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है,
मैं भी वही प्रोडक्ट बनाता हूं जो मेरा कॉम्पिटिटर बनाता है, उसमें कुछ अलग नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं दे रहा हूं। जो भी प्रोडक्ट है बाकी सब कॉम्पिटिटर्स भी वही बना रहे हैं, मैं भी वही बना के बेच रहा हूं। बट यूनिक मतलब मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो कुछ अलग है मेरे कॉम्पिटिटर से। सो आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स, माई प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स। सो इसीलिए माइकल पॉटर ने ये जो मैंने बनाया, ये है माइकल पॉटर का जेनेरिक स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने बोला कि आप या तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हो, या आप यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो, या आप ब्रॉड मार्केट में काम कर सकते हो, या आप नैरो मार्केट में। ये कौन डिसाइड करता है? बिजनेस। बिजनेस के ओनर, बिजनेस लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि हम ब्रॉड मार्केट में है, नैरो मार्केट में है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। तो इसीलिए माइकल पॉटर ने 3 स्ट्रैटेजीज बनाया। पहले स्ट्रैटेजी को उन्होंने बोला कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी बोला उन्होंने? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। दूसरे स्ट्रैटेजी को उन्होंने बोला डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। कौन सा स्ट्रैटेजी बोला गाइस? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। और तीसरे वाले स्ट्रैटेजी को बोला फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी को बहुत सारे लोग नीश भी बोलते हैं। फोकस को अल्टरनेटिव नाम क्या है? नीश। नीश मतलब स्पेशलाइज सेगमेंट, छोटा सेगमेंट। मैं सबको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता, कुछ लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, कुछ सेगमेंट के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं। सो इसको हम लोग बोलेंगे फोकस स्ट्रैटेजी। आई विल राइट दिस नीटली, फोकस स्ट्रैटेजी। ठीक है। सो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताओ गाइस, आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स भी बेचते हैं, आप भी वही बेचते हो। कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट कब खरीदने आएगा? जब आप उसको सस्ते में बेचोगे। सस्ते में बेचने के लिए आपको नहीं लगता सस्ते में बनाना पड़ेगा? ये सस्ते में बनाना पड़ेगा। इमेजिन करो ना बच्चा, आप सब लोग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, आपके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल जैसा, आईफोन जैसा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सबके पास एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर मैं कस्टमर हूं, मैं क्या करता हूं? मुझे पता है आई कांट अफोर्ड टू बाय एप्पल का फोन, आईफोन आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। सो व्हाट आई विल डू? आई विल सर्च ऑन गूगल, आई विल सर्च ऑन इंटरनेट कि 30,000 के रेंज में बेस्ट मोबाइल फोन कौन सा, अलॉन्ग विथ फीचर्स। तो उसमें 4-5 फोन का ऑप्शन आ जाएगा। एज अ कस्टमर मैं सारे फीचर को कंपेयर करूंगा, तो मेरे को जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस में सेम फीचर्स मिलता है मैं वो चूज करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। तो आप भी वही करोगे कि नहीं करोगे? सो इमेजिन करो ना बच्चा, आप एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हो बड़े मार्केट के लिए, बड़ा मार्केट, ब्रॉड मार्केट, बिगर मार्केट। तो उसमें आपका प्रोडक्ट कब बिकेगा? जब आपका प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर से कम प्राइस में होगा। कम प्राइस में सेल करने के लिए आपको नहीं लगता आपको कम प्राइस में बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप मतलब मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट सो दैट यू कैन सेल इट एट अ लोएस्ट पॉसिबल प्राइस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ये बात याद रखना, क्वालिटी के साथ आप नहीं खेलोगे। क्वालिटी अच्छा ही देना है, बस कम प्राइस में देना है। क्योंकि अगर आपने खराब क्वालिटी देने लगे तो एक बार आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बाद में नहीं बिकेगा। सो क्वालिटी मेंटेन करनी है, बस सेलिंग प्राइस कम रखना है। सेलिंग प्राइस कम कब होगा? जब आपका कॉस्ट कम होगा। इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन क्या है? इधर कोई बताएगा मेरे को? यस, इसमें क्या होगा? मार्केट विल बी ब्रॉड और प्रोडक्ट कैसा होगा? प्रोडक्ट होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। बरोबर कि नहीं? तो ये जो कंपनीज है वो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। कौन से कंपनीज? जिनका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है और जो बड़े मार्केट में काम करते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट मेरा डिफरेंशिएशन। आपको पता है डिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिफरेंशिएशन मतलब कुछ यूनिक दे रहा हूं मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। आप मुझे बताओ ना, क्या मारुति और मर्सिडीज गाड़ी ही है ना?
बट आपको नहीं लगता अच्छा मर्सिडीज क्या है, कुछ यूनिक दे रहा है, दे आर ऑफरिंग यू समथिंग यूनिक, उसका ब्रांड इमेज है, उसका स्टेटस है, उसका सेफ्टी है, गाड़ी बाजू से निकल जाएगी, आवाज आएगी कभी आपको नहीं, इंजन एकदम स्मूथ, सेफ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, अच्छा कंफर्टेबल सीट्स, अच्छा बूट स्पेस, लेग स्पेस, अच्छा इंटीरियर्स, तो ये क्या है, यूनिक है कि नहीं है। एप्पल का आईफोन यूनिक है कि नहीं है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस यूनिक प्रोडक्ट बनाता है बाकी के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, और वो बड़े मार्केट में है, तो क्या आप सस्ते में बेचोगे? नहीं। आप कैसे बेचोगे? हायर प्राइस पे बेचोगे, प्रीमियम प्राइस पे बेचोगे, क्योंकि आपको पता है आपके जैसा कोई नहीं और कस्टमर्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? बोलो, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी इन विच you target a broader market but you are giving some unique differentiated products as compared to your competitors. क्या आप सस्ते में बेच रहे हो? नहीं। आप बेच सकते हो बट आप बेचोगे नहीं। 60 लाख 70 लाख का स्टार्टिंग रेंज है मर्सिडीज का, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ स्टार्टिंग रेंज। मोबाइल फोन में 70,000 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख का आईफोन, बाकी के फोन 30,000 50,000, उससे ज्यादा क्या? तो आप ज्यादा प्राइस कमांड कर सकते हो कि नहीं? यस, यही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ यूनिक, कुछ नया दे रहा हूं मैं। तो डिफरेंशिएशन भी कौन से मार्केट को टारगेट करता है? बड़े मार्केट को टारगेट करता है, और वो कुछ यूनिक प्रोडक्ट देता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो बाकी के लोग नहीं देते। तो ये था बच्चों ब्रॉड मार्केट के बारे में। जब भी मैं ब्रॉड मार्केट का बात करूंगा, या तो आप कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर सकते हो, या तो आप डिफरेंशिएशन फॉलो कर सकते हो। कॉस्ट लीडरशिप मतलब सबसे कम प्राइस में बेचना, कम प्राइस में बेचने के लिए कम प्राइस में बनाना पड़ता है विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डिफरेंशिएशन मतलब मैं महंगे में बेचूंगा बट मैं कुछ यूनिक दे रहा हूं मेरे कस्टमर को, कुछ नया दे रहा हूं जो बाकी के लोग नहीं दे सकते, जिसके वजह से मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करता हूं। बरोबर। फिर तीसरा आ जाता है फोकस स्ट्रैटेजी। अभी फोकस स्ट्रैटेजी ना नैरो मार्केट के लिए काम आता है, बट इसमें भी ना दो है। एक है फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। तो ऊपर भी लीडरशिप था, बट वो कौन से मार्केट के लिए था गाइस? वो ब्रॉड मार्केट के लिए था। तो जब आप छोटे मार्केट के लिए काम करोगे और आप सस्ते में बेचना चाहते हो, कंपैरेटिवली आपके कॉम्पिटिटर जो आपके मार्केट में है उनमें सस्ते में बेचना चाहते हो, तो उसको बोलेंगे फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। तो यहां पर आपका जो मार्केट है वो कैसा मार्केट है? आपका मार्केट है नैरो मार्केट, और आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है गाइस? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सो हियर आपका मार्केट ही नैरो है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस्ड। और क्योंकि आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, बाकी लोगों जैसा ही है, तो आप उसको बोलेंगे फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। फिर आ जाता है मेरा सेकेंड पार्ट, फोकस में ही सेकेंड पार्ट आ जाता है फोकस्ड डिफरेंशिएशन। यहां पर आपका मार्केट क्या होगा? नैरो होगा, बट आप कुछ यूनिक देते हो, और यूनिक देने के वजह से आप छोटे मार्केट में यूनिक दे रहे हो, तो आपका प्राइस कम नहीं होगा, आपका प्राइस ज्यादा होगा। मर्सिडीज लग्जूरियस कार में आता है बच्चों, बट रोल्स रॉयस भी आता है। बट मेरे को बोलो, क्या रोल्स रॉयस सबके पास है? नो, बहुत कम लोगों के पास है। तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड लोगों के पास है, नैरो मार्केट में काम करते हैं। 8 महीने से 1 साल लगता है गाड़ी बनने में, आपके हिसाब से बनेगी, कस्टमाइज्ड करके मिलेगी। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपसे पूछा जाएगा कैसा आपको गाड़ी चाहिए। सो ये नैरो मार्केट में टारगेट करते हैं। सो देयर टारगेट मार्केट इज नैरो एंड दे गिव यूनिक प्रोडक्ट। हर कोई नहीं लेता रोल्स रॉयस, बरोबर। सो ये था हमारा क्या? माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना बच्चों, तो सबसे पहला क्या है? कॉस्ट लीडरशिप, फिर है डिफरेंशिएशन। ये दोनों कौन से मार्केट में है? ब्रॉड मार्केट में है। ब्रॉड मार्केट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, कॉस्ट लीडरशिप।
ब्रॉड मार्केट यूनिक प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएशन, नैरो मार्केट तो फोकस, फोकस में भी कौन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और क्या, फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फोकस लॉ कॉस्ट लीडरशिप कब होगा, नैरो मार्केट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, फोकस डिफरेंशिएशन कब होगा, नैरो मार्केट यूनिक प्रोडक्ट, बरोबर। अभी खत्म नहीं हुआ ये, आपको यहां पर मेरे साथ जेनेरिक स्ट्रैटेजी तो आप मैंने पढ़ा दी आपको कि जेनेरिक स्ट्रैटेजी में ये है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके अंदर फिर आपको शॉर्ट नोट पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा कि हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, आप कैसे अचीव कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाती है और आप बड़े मार्केट में काम करते हो और आप चाहते हो कि आप कॉस्ट लीडर बन जाओ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ विल यू अचीव। फिर मैं आपको उसके एडवांटेजेस बढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको उसके डिसएडवांटेज पढ़ाऊंगा कि कॉस्ट लीडरशिप होने का क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। वैसे ही डिफरेंशिएशन का, अगर आपकी कंपनी यूनिक है, यूनिक प्रोडक्ट बनाती है बड़े मार्केट में, तो हाउ विल यू अचीव डिफरेंशिएशन, आप कैसे डिफरेंशिएशन अचीव कर सकते हो, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है। सो ये सब मुझे आपको पढ़ाना है। उसके साथ साथ थर्ड वाला फोकस, आप कैसे फोकस अचीव कर सकते हो, हाउ विल यू बी एबल टू अचीव फोकस स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रैटेजी एंड व्हाट विल बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रैटेजी। तो ये सब अभी अपने एजेंडा में है, अभी मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगा। एक और चीज है बच्चा डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में ना व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो पीओपी होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हो सकता है, प्राइसिंग के बेसिस पे हो सकता है, तो वो तो ठीक है बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। बट ये सब अभी अपने को पढ़ना है किसमें, माइकल पॉटर के जेनेरिक स्ट्रैटेजी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं माइकल पॉटर का जेनेरिक स्ट्रैटेजी। सो दिस इज माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंग टू पॉर्टर, strategies allow the organization to gain competitive advantage from 3 different bases। अभी देखो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, मैंने आपके लिए टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अभी आपको सब कुछ बहुत स्मूथली समझ आ जाएगा। पहला क्या है, कॉस्ट लीडरशिप है, दूसरा क्या है डिफरेंशिएशन, तीसरा क्या है फोकस। बोलो ये पता है कि नहीं पता है, वेरी गुड। These strategies have been termed generic। इसको जेनेरिक क्यों बोला, कोई भी फॉलो कर सकता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी, छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी, प्रॉफिट मेकिंग भी, नॉन फॉर प्रॉफिट भी। दे कैन बी परस्यूड बाय एनी टाइप ऑफ बिजनेस, इवन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा बच्चों। सबसे पहला कॉस्ट लीडरशिप, याद है ना कॉस्ट लीडरशिप क्या था, ये डायग्राम देखना आपको याद आ जाएगा। क्या था कॉस्ट लीडरशिप, ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द सेम क्वालिटी, क्वालिटी वही है, क्वालिटी खराब नहीं करना, याद रखना, रेप्यूटेशन खराब हो जाना है। सो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट लोअर प्राइस में देन योर राइवल्स, तो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप कम प्राइस में सेल करोगे, सेम क्वालिटी का कम प्राइस में। कौन से मार्केट में, ब्रॉड मार्केट में, लिख रहा है आपको ब्रॉड मार्केट, बड़ा मार्केट में। इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, किस पे एम करता है, बड़े मार्केट पे एम करता है, कम प्राइस में बनाओ, कम प्राइस में बड़े मार्केट में बेचो। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप बोलते हो कि आपको कॉस्ट लीडरशिप करना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल को सस्ते में खरीदना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन सस्ते में करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सस्ते में करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट कम करने पे ध्यान देना है, आपको इकोनॉमीज अचीव करना पड़ेगा ओवरहेड्स में, मतलब बल्क में बनाओ सो दैट योर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन। सो द मोमेंट योर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन, योर टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो विल कम डाउन, जिससे आप अपना सेलिंग प्राइस भी क्या कर सकते हो, कम। बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट, कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस, क्योंकि मेरा कॉस्ट कम है, मैं सेलिंग प्राइस भी कम कर सकता हूं।
बरोबर कि नहीं? फिर भी मैं ठीक ठाक पैसे कमा लूंगा मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में. यू नो व्हाई? बिकॉज माई कॉस्ट इज लो. और जैसे मैंने बोला बच्चा, यहां पर क्या क्वेश्चन है? अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप. आपको कैसे कॉस्ट लीडरशिप मिल सकती है? सो ये आपको 6 पॉइंट ध्यान देने पड़ेंगे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सको. तो वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट, फॉरकास्ट द डिमांड. आप पहले ही डिमांड देख लो, आप पहले ही बजट बना लो. लास्ट ईयर में मैंने कितना प्रोडक्ट बनाया था, कितना प्रोडक्ट बेचा था, ये साल में मैं कितना प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाला हूं. आप पहले ही फोरकास्ट कर लो, पहले ही बजट्स बना लो. इससे क्या होगा? आपको प्रिसाइसली आइडिया मिल जाएगा कितना बनाना है, ताकि आप बल्क में बनाकर तैयारी कर सको. आप कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं, जितना चाहिए उतना ही आप रॉ मटेरियल भी मंगाओगे, उतना ही मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे. सो पहला क्या है? फोरकास्ट द डिमांड. दूसरा, आप अपने रिसोर्सेस को एकदम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करोगे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. कोई भी रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं होने देना है. आपने इधर पढ़ा होगा बच्चों, यहां पर लिखा था, याद है आपको अपना कॉस्ट कम करना है. कॉस्ट कम करने के लिए क्या वेस्टेज करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है. आपको सब कुछ सही तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने सारे रिसोर्सेस. आपको बल्क में बनाना पड़ेगा. अचीविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अचीविंग व्हाट? अचीविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जिससे क्या होगा? आपका कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा. नेचुरली कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा, टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा. बल्क में बनाओ so that your fixed cost per unit comes down. If your fixed cost per unit comes down, your total cost per unit will also come down. स्टैंडर्डाइज कर दो प्रोडक्ट को. आप किसी को भी कस्टमाइजेशन करके नहीं दोगे. यही मेरा बेसिक मॉडल है, यही मेरा प्रोडक्ट है, यही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, मैं ऐसा ही बना के देता हूं, मैं कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा, मैं यही प्रोडक्ट आपको बना के दूंगा. आपको चाहिए तो लो. यही मेरा मॉडल है, यही मेरा फोन है, यही मेरी गाड़ी है. दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. आपको कुछ भी कस्टमाइजेशन कराना है बाहर से करवा लो, मैं यही बना के देता हूं. तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना है, वही तरीके से वही गाड़ी वही टेक्नोलॉजी यूज करनी. स्टैंडर्डाइजेशन. इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी एंड ट्राई यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट वर्किंग. तो पहले पैकिंग मैन्युअली करते थे आप लोग. आपने बोला यार इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, मशीन लगा देता हूं जो पैकिंग खुद हो जाएगा. तो एक बार का खर्चा किया आपने, बट अभी वो आप 24 आवर्स तक वो मशीन यूज कर सकते हो नॉन स्टॉप, और पैकिंग एकदम अच्छी हो रही है. पहले क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने फिजिकली लोगों को रखा था, अभी आपने रोबोट और मशीन्स लगा दिए, जिससे क्या हो रहा है? क्वालिटी कंट्रोल तुरंत पता चल जा रहा है. सो आपने इन्वेस्ट किया, कहां पर इन्वेस्ट किया? मशीन्स में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, जिससे आपका पैसा भी बच रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली आपका टाइम भी बच रहा है. आप बेटर आउटपुट निकाल सकते हो, ज्यादा क्वांटिटी में काम कर सकते हो. एंड लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल. जब तक जरूरत ना हो तब तक मैं कुछ नया नहीं बना के देना चाहता, कुछ यूनिक नहीं देना चाहता. रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब तक बर्दाश्त कर सकते हो करो. अगर मुझे लगता है यही टेक्नोलॉजी पे मैं आगे 5 साल तक काम कर सकता हूं, तो मैं वही करूंगा, मैं कुछ भी नया नहीं लेकर आऊंगा. बिकॉज कुछ भी नया लाने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, जो कि मुझे कॉस्ट बढ़ाना नहीं है. तो ये 6 पॉइंट्स है बच्चा, जिससे आप क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो. क्या अचीव कर सकते हो? बोलो. कॉस्ट लीडरशिप. एक बार फटाफट से मुझे बोलोगे, ये मैं इरेज कर देता हूं आपके लिए, मुझे वापस से बोलोगे क्या हो सकता है. वेरी गुड गाइज. सबसे पहला, यू विल फॉरकास्ट द डिमांड. फिर यू विल ट्राई टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्सेज. बहुत अच्छे. फिर आप क्या करोगे? आप बल्क में बनाओगे सो दैट योर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन. फिक्स्ड कॉस्ट कम तो टोटल कॉस्ट भी कम. इसको बोलते हैं अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. उसके बाद आप क्या करने का कोशिश करोगे? आप स्टैंडर्डाइजेशन लाने का कोशिश करोगे. यस और नो? यस. आप कुछ भी यूनिक बनाकर नहीं दोगे, कस्टमाइजेशन नहीं करोगे, बोलोगे यही मेरा प्रोडक्ट है, मैं यही बनाता हूं, यही लो आप. फिर आप क्या करोगे? आप कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे, आप मशीन्स लगाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा
ऑटोमेट करने का कोशिश करोगे ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सको विदाउट डिफेक्ट्स। एंड लास्ट में जब तक हो सके आप रेजिस्ट करोगे, कोई भी नया चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक जरूरत नहीं पड़ता आप पुरानी चीजों से ही काम करोगे। रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। वेरी गुड गाइज, आई होप आपको ये याद रहेगा। ये 6 पॉइंट्स है बच्चा, हाउ विल यू अचीव कॉस्ट लीडरशिप। अभी 2 क्वेश्चंस है बच्चा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। अगर कॉस्ट लीडरशिप आपको याद रखना है ना, तो सिर्फ वो माइकल पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल याद रखना। यू रिमेंबर एंट्रेंट, वेरी गुड, थ्रेट ऑफ एंट्रेंट, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। वही पॉइंट इधर लिखना है आपको, बस थोड़ा आंसर सोचना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, अगर आप कॉस्ट लीडर हो, कॉस्ट लीडर मतलब कौन? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कम प्राइस में बनाता है और कम प्राइस में सेल करता है। तो क्या उसको नए एंट्रेंट से डरने की जरूरत है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है नया एंट्रेंट आएगा भी तो भी क्या वो मेरे लेवल तक कॉस्ट अचीव कर पाएगा? नहीं। तो क्या वो मेरा सेलिंग प्राइस अचीव कर पाएगा? नहीं। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। देखो यहां पर लिखा है एंट्री बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट। So low cost leaders create barriers to market entry through its continuous focus on efficiency and reducing cost। तो मैं efficiency पे काम करो, अपना cost कम कर रहा हूं, तो नए एंट्रेंट के लिए अंदर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इतने कम भाव में तो वो नहीं बना पाएगा, तो वो अंदर नहीं आएगा। आप मुझे बताओ, क्या बायर्स बार्गेनिंग करेंगे? और अगर बार्गेनिंग करेंगे भी तो भी मैं उनको क्या बोलूंगा? सर, मैडम, मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ते में है, आपको लेना है लो, वरना यू कैन गो एंड इंक्वायर एट अदर प्लेसेस। मेरे से सस्ता और कोई नहीं बेच रहा। तो क्या बायर बार्गेनिंग करेगा? नहीं। बायर, powerful buyers or customers would not be able to exploit the cost leader and will continue to buy its product। तो मेरा क्या फायदा उठाएगा? सबसे सस्ता तो मैं ही बना रहा हूं। सप्लायर्स, याद है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो क्योंकि मेरा कॉस्ट कम है, क्योंकि मैं बल्क में बनाता हूं, बल्क में रॉ मटेरियल भी खरीदता हूं, तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ा भी तो भी मेरे को बताओ ना, मैं पहले अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा कि पहले मेरे कॉम्पिटिटर सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे? मेरे कॉम्पिटिटर सेलिंग प्राइस पहले बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है। तो उनका कॉस्ट ज्यादा है तो उनको सेलिंग प्राइस भी ज्यादा करना पड़ेगा। और मेरे लिए मेरा कॉस्ट सबसे कम है, अगर मेरा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ भी गया तो भी मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। बट आप कंपैरिजन में देखो कॉम्पिटिटर के, मैं पहले सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा कि पहले वो सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा? पहले वो सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा। तो मेरे को मेरा कॉस्ट एब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी ज्यादा है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम द कॉस्ट लीडर। मेरा मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, बट मैं कॉस्ट ज्यादा अच्छे से बेयर कर पाऊंगा, कॉस्ट बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाऊंगा। बरोबर कि नहीं? कॉस्ट लीडर्स आर एबल टू एब्सॉर्ब ग्रेटर प्राइस इंक्रीजेस बिफोर इट मस्ट रेज प्राइस टू द कस्टमर्स। और मेरे को बोलो ना, राइवलरी, क्या कोई भी मेरे से प्राइस वॉर करने का सोचेगा? अगर वो मेरे साथ प्राइस वॉर करने का सोचेगा तो क्या लगता है, वो जीतेगा कि मैं जीतूंगा? मैं कॉस्ट लीडर हूं, सबसे कम प्राइस में मैं ही बनाता हूं, तो मेरे से कोई कम प्राइस में बनाता ही नहीं है। तो अगर वो मेरे से कम प्राइस में सेल करेगा भी तो चांसेस आर दैट ही और शी मे बी सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। और कितने दिन तक वो लॉसेस में करेगा बिजनेस? आज नहीं तो कल बिजनेस का पैसा खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या करेगा वो? बरोबर। सो राइवलरी, कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू अवॉइड अ प्राइस वॉर। तो वो जल्दी नहीं करते प्राइस वॉर। क्यों? क्योंकि उनको पता है लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। मैं तो पैसे कमाते रहूंगा और वो लोग आपस में ही अपना प्रॉफिट्स खत्म करते जाएंगे। दे विल कंपीट अवे देयर प्रॉफिट्स एंड देन वी विल एंजॉय अ मार्केट शेयर, हायर मार्केट शेयर। तो वो आपस में लड़ के प्राइस वॉर कर करके मार्केट से बाहर हो चुके, मेरा शेयर बढ़ते गया क्योंकि मुझे इससे कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ। लास्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूट। लो कॉस्ट लीडर्स को
लाइकली टू लोअर कॉस्ट टू इंड्यूस द कस्टमर्स टू स्टे विद देयर प्रोडक्ट, क्योंकि मैं सस्ते में बना रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि कस्टमर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट के पास जा सकता है तो मैं बोलूंगा ठीक है, वो लेने से अच्छा यही ले लो, मैं वही प्राइस में दे देता हूं आपको। तो यहां पर मैं अपने कस्टमर्स को अपने ही प्रोडक्ट का प्राइस कम करके बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वरना वो चला जाएगा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीदने ऑल्टरनेटिव्स के पास। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको अपना ही प्रोडक्ट कम प्राइस में बेच दिया। क्या मैं बेच सकता हूं? द आंसर इज यस, क्योंकि मैं कम प्राइस में बनाता हूं। तो ये सब 5 पॉइंट्स है बच्चा एडवांटेजेस। आपको ये एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अभी बात कर लेते हैं बच्चा डिसएडवांटेज। 4 छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस है अपने पास। कितने डिसएडवांटेजेस है? 4। सबसे पहला, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ मेरी कंपनी है जिसको पता है ये बात कि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाता है बड़े मार्केट में? नो, बाकी कंपनीज को भी पता है कि वो भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बड़े मार्केट में। तो आपको नहीं लगता है बच्चा ये वो लोग भी कॉपी करने का कोशिश करेंगे ये स्ट्रैटेजी? क्या माइकल पॉटर ने सिर्फ मेरे कान में आके बोला कि ये स्ट्रैटेजी यूज कर? नहीं, है तो सबके लिए अवेलेबल है। सो एवरीबडी नोज दैट इफ अ प्रोडक्ट इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड इफ यू आर डीलिंग इन अ ब्रॉडर मार्केट यू शुड फॉलो विच स्ट्रैटेजी? कॉस्ट लीडरशिप। तो आपको नहीं लगता ये कॉपी हो सकता है बहुत इजीली? यस, देखो लिखा है कॉस्ट advantage may not be remaining for long as competitors may also follow cost reduction technique। तो सब लोग यही फॉलो करने जाएंगे। एक और डिसएडवांटेज है बच्चा, इसका फायदा कब मिल सकता है मालूम है? जब आप बल्क में बड़े स्केल पे बड़े वॉल्यूम पे सेल्स करोगे, बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शंस करोगे, तब इसका फायदा होता है। तो कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम। अगर आप बड़े बड़े क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी सेल कर पाओगे तो ही आपके लिए ये सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज ये आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। तीसरा, कॉस्ट लीडर्स टेंड टू कीप देयर कॉस्ट लो। तो हर जगह पे पैसा बचाने का सोचते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कम करने का सोचते हैं, मार्केट रिसर्च में कम करते हैं, रिसर्च में ज्यादा पैसा नहीं लगाते, डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा नहीं लगाते। बट आप मुझे बोलो ना, मार्केट रिसर्च करना जरूरी है कि नहीं? मार्केट में सर्वे करते रहना जरूरी है कि नहीं? R&D करते रहना जरूरी है कि नहीं? है। बट क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा सोच रहा है कि पैसे बचाओ, खर्चा मत करो, पैसे बचाओ, खर्चा मत करो, उसके वजह से क्या हो रहा है? I am not investing in R&D, I am not doing market research। तो अभी के लिए तो पैसा बच रहा है, बट आपको नहीं लगता आगे जाके जब टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, कुछ नया आएगा मार्केट में, मैं उसके लिए तैयार नहीं रहूंगा? तो अभी के लिए तो पैसा बच रहा है, बट क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बचा के कुछ फायदा होगा? नहीं, नोकिया से वही गलती हो गई। सो दिस अप्रोच कैन प्रूव टू बी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। लास्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी चेंजेस आर अ ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर। जो कॉस्ट लीडर होता है वो नहीं चाहता कोई भी बदलाव आए, बट जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको समय के साथ उसको भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो वो मार्केट से क्या हो सकता है? बाहर हो सकता है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है, ये डिसएडवांटेज है। तो ये 4 पॉइंट्स है बच्चा हमारे किस चीज के? डिसएडवांटेजेस। ठीक है, चलो गाइस अभी नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फिर डिफरेंशिएशन। आप ये डायग्राम को देखो, आई नो डायग्राम इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ा टैकी लगता है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, क्या आपको कॉस्ट लीडरशिप समझा? यस, आपको कॉस्ट लीडरशिप बहुत अच्छे से समझा। तो अभी आप मुझे बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन में हम कैसा प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं? यूनिक प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। कौन से मार्केट में? बड़े मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में। तो यही पढ़ना है यहां पर भी वही 3 क्वेश्चन। हाउ विल यू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी? व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस में वही माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। दिस स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट। देखो बड़े मार्केट में है, एंड क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज व्हाट? देखो क्या वर्ड है यहां पर? यूनिक। तो अगर आप यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो बड़े मार्केट के लिए तो इसको क्या बोला जाएगा?
डिफरेंशिएशन बोला जाएगा गाइस, बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? यस। सो ये यूनिकनेस के वजह से अभी आप ज्यादा पैसे चार्ज करोगे कि नहीं? यस। द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड। तो यूनिकनेस कहाँ कहाँ आ सकता है? आपके प्रोडक्ट के डिजाइन में आ सकता है, आपके ब्रांड इमेज में आ सकता है, आप जो फीचर देते हो उसमें आ सकता है, आपके टेक्नोलॉजी में आ सकता है, आपके डीलर नेटवर्क में आ सकता है, आपके कस्टमर सर्विस में आ सकता है। तो ये सब जगह पर आप यूनिकनेस दे सकते हो, आहा मोमेंट दे सकते हो अपने कस्टमर को, वो बोल सकता है वाओ मजा आ गया। द बिजनेस कैन चार्ज अ प्रीमियम, तो वो महंगे में बेच सकते हैं। दे कैन सेल एट अ हायर प्राइस। प्रीमियम प्राइस मतलब मोर प्राइस। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी। क्या डिफरेंशिएशन गारंटी करता है आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा? नहीं, कोई भी चीज का गारंटी नहीं है। जस्ट बिकॉज योर प्रोडक्ट इज यूनिक, डू यू थिंक इट इज गिविंग यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? नो, ऐसा कब नहीं होगा। इफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सफिशिएंटली मीट्स द कस्टमर नीड्स। कस्टमर को लगता है यार मैं आईफोन क्यों खरीदूं, जो काम 30,000 के फोन में हो सकता है वो उसके लिए 1 लाख क्यों दूं? अगर कस्टमर जिस दिन ऐसा सोचने लगेगा ना, पीपल विल स्टॉप बाइंग आईफोन, दे विल स्टार्ट बाइंग अदर कंपनीज फोन। तो अगर ऐसा लगता है लोगों को, अगर लगता है तो ठीक है। दूसरा, रैपिड इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स इज पॉसिबल। सेकेंड रीजन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलने का, जब बहुत जल्दी जल्दी आपके प्रोडक्ट का डिजाइन, आपके प्रोडक्ट का फीचर, आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी कॉपी किया जा सकता है, तभी भी क्या होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो डिफरेंशिएशन डज नॉट रिजल्ट इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 2 सिनेरियोज। पहला, कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि यार मैं आईफोन के बदले यही खरीद लूं, दूसरा कोई कंपनी का फोन तो भी चलेगा, बिकॉज जो कस्टमर की नीड्स है वो बाकी के स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट भी फुलफिल कर सकते हैं। सो व्हाट्स द यूज ऑफ बाइंग दिस? सेकेंड, जो फीचर्स आपके दूसरे फोन में था वो फोन इजीली कॉपी कर सकता है बाकी के कंपनीज। सो फीचर्स बोलो, डिजाइन बोलो, ब्रांड इमेज कैन बी इजीली कॉपीड, तो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। फिर अगर आपने सक्सेसफुली डिफरेंशिएशन क्रिएट कर लिया तो आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। यू कैन फिक्स योर ओन प्राइस, यू आर नेवर डिपेंडेंट ऑन योर कॉम्पिटिटर कि वो क्या कर रहा है तो मेरे को भी वैसा कुछ करना पड़े। आप अपने हिसाब से करोगे, सो आपको ग्रेटर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, आपके पास ग्रेटर कॉम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, आपका सर्विस इंप्रूव हो जाएगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा, ग्रेटर कन्वीनियंस हो जाएगा। तो ये सब आपको फीचर्स मिलता है अगर आपने सक्सेसफुली डिफरेंशिएशन लॉन्च किया तो ये 3 बेसिस है बच्चा, जैसे मैंने बोला था, पीओपी, प्रोडक्ट के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे और प्राइसिंग के बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। अगेन आ गया हमारा क्वेश्चन, हाउ विल यू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी? आप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कैसे अचीव कर सकते हो? तो यहां पर भी बच्चा हमारे पास 6 पॉइंट्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अचीव कर सकते हो। सबसे पहला, ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर एंड मैच द प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो आप उनको यूटिलिटी दो, आपको उस प्रोडक्ट का बेसिक नीड फुलफिल करना चाहिए, कस्टमर का जो जरूरत है वो फुलफिल होना चाहिए, उनको जो पसंद है आप वो दे रहे हो क्या प्रोडक्ट में। ऑफर यूटिलिटी टू द कंज्यूमर, जो भी उनका टेस्ट और प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हो। दूसरा, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। एलिवेट मतलब इंक्रीज, आप इतना अच्छा कर दो अपने प्रोडक्ट को कि कस्टमर बोले यार कितना अच्छा परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट का, मेरा प्रोडक्ट हैंग ही नहीं होता, मेरा प्रोडक्ट एकदम स्मूथ है, इंजन से आवाज ही नहीं आती, कंफर्टेबल है, कुशन इज सो कंफर्टेबल, पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी में है, द सीट इज सो रिलैक्सिंग, द बूट स्पेस, द लेग स्पेस इज सो कंफर्टेबल, क्रैम्प्ड जरा भी नहीं लगता, सिकुड़ के नहीं बैठना पड़ता, आराम से बैठे हम। So this is elevate the performance of the product. Offer the promise of high quality and service for buyer satisfaction. आप promise करो उनको कि मैं
क्वालिटी पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। माय अल्टीमेट एम, माय अल्टीमेट गोल इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मैं क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पहला प्रोडक्ट हो लास्ट प्रोडक्ट हो, I will always strive for customer satisfaction, buyer satisfaction. So I promise you that I will provide good quality product, excellent quality product. Rapid product innovation. एक बार मैंने बोल दिया कि मैं बेस्ट क्वालिटी दूंगा, I promise you that I will give you best quality product. तो उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहना है, नए नए प्रोडक्ट लेकर आना है, नया नया डिजाइन लेकर आना है, नया नया आपको कुछ ना कुछ देते रहना है। So that is called as rapid product innovation. Taking steps for enhancing the image and its brand value. तो कैसे मैं अपने प्रोडक्ट का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इमेज बड़ा कर सकूं, अच्छा कर सकूं, मुझे ये सब करते रहना है। अपने ब्रांड इमेज, अपना ब्रांड वैल्यू, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाते रहना है। ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड लास्ट, फिक्सिंग द प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स of the product and the buying capacity of the customer. तो मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस अपने यूनिकनेस और कस्टमर के बाइंग कैपेसिटी के बेसिस पे फिक्स करूंगा। तो जो भी मेरे प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला मैं क्या यूनिक दे रहा हूं, और सेकंड कस्टमर्स का कैपेसिटी, कि कस्टमर्स कितना पे कर पाएंगे ये यूनिकनेस के। तो ये था बच्चा हमारा अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे मैंने बोला, एडवांटेजेस के लिए आपको वो माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में सोचना है। आप मुझे बताओ, अगर आप कुछ अलग बना कर दे रहे हो, कुछ यूनिक बना कर दे रहे हो, तो क्या आपको न्यू एंट्रेंट से डरने की जरूरत है? नहीं। वेरी गुड। यू रिमेंबर एक बैरियर भी था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाज अ बैरियर, तो यहां पर वो बैरियर है एंट्रेंट के लिए। इनोवेटिव फीचर्स आर एन एक्सपेंसिव ऑफर, सो न्यू एंट्रेंट्स जनरली अवॉइड दीज फीचर्स। तो नए एंट्रेंट कुछ नया नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इट इज टफ फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद स्पेशल फीचर्स एट अ कंपेरेबल प्राइस। तो वो मैच ही नहीं कर पाएंगे आपको। तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना, नया एंट्रेंट आएगा ही नहीं आपके इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में आएगा ही नहीं। फिर बायर्स, आपने कभी देखा है बच्चा एप्पल के आईफोन के लिए कोई बार्गेनिंग करता है? आप मर्सिडीज के शोरूम में जाओगे, आप बोलोगे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज दो ना, आप ऐसे बोलोगे क्या कभी? नो। तो बायर्स भी कभी बार्गेनिंग नहीं करते, राइट? सो दे डू नॉट नेगोशिएट। हु दे? बायर्स। बायर्स विल नेवर नेगोशिएट फॉर अ प्राइस, क्योंकि उनको पता है जो उनको प्रोडक्ट मिलने वाला है उसका वैल्यू ही अच्छा है। एज दे गेट स्पेशल फीचर्स ऑल्सो दे हैव फियर ऑप्शंस इन द मार्केट। उनको पता है ऑप्शन ही क्या है, या तो मैं आईफोन ले सकता हूं या मैं एंड्रॉइड ले सकता हूं, तो चॉइस ही नहीं है। सप्लायर, अगर सप्लायर ने प्राइस बढ़ा भी दिया तो मैं भी तो अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता हूं, बिकॉज यहां पर कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर। तो अगर मेरे सप्लायर ने भाव बढ़ा दिया तो मैं अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दूंगा, तो ये भी मेरे लिए फायदेमंद है। बिकॉज डिफरेंशिएटर्स विल चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, दे कैन अफोर्ड टू अब्सॉर्ब हायर कॉस्ट ऑफ सप्लाईज एंड कस्टमर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा। फिर आ जाता है राइवलरी। क्या कॉम्पिटिटर्स मेरे सामने कुछ कर पाएंगे? मैं तो यूनिक प्रोडक्ट बनाकर दे रहा हूं, तो यहां पर ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि मेरे कस्टमर्स मुझे छोड़कर कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाते। सो ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। तो मेरा प्रोडक्ट छोड़कर कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाते। इट मीन्स दैट कस्टमर्स विल बी लेस सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज द फर्म कैन satisfy the needs of the customer। तो मैंने भाव बढ़ा भी दिया तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स मेरे को छोड़ के चले जाएंगे कॉम्पिटिटर के पास, अरे तू ज्यादा में बेच रहा है। नहीं, उनको अगर कुछ यूनिक मिल रहा है ना, स्टिल दे विल बी विथ मी। वो बोलेंगे ठीक है तुमने प्राइस बढ़ाया, नो प्रॉब्लम्स, आप कुछ वैल्यू एडिशन दे रहे हो, कुछ अच्छा दे रहे हो, इसलिए हम आपके सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। लास्ट, सब्सटीट्यूट। मेरे को बोलो ना, उनको फर्क पड़ेगा क्या सब्सटीट्यूट का, ऑल्टरनेटिव्स का? नहीं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स कांट रिप्लेस द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसका हाई ब्रांड वैल्यू है और कस्टमर लॉयल्टी भी बहुत
जबरदस्त है। फिर आ जाता है बच्चा डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो याद रखो बच्चा, यूनिकनेस कितने टाइम तक, आज नहीं तो कल यूनिकनेस खत्म हो जाएगा, राइट? नया नया फ्लेवर लाना पड़ेगा, नया नया वेराइटी लाना पड़ेगा। सो इन लॉन्ग टर्म यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। आज नहीं तो कल यूनिकनेस यूनिक नहीं रहेगा, कुछ नया आ जाएगा, फिर कुछ नया आएगा, फिर कुछ नया आएगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। चार्जिंग टू हाई अ प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर्स में कॉज द कस्टमर्स टू स्विच ऑफ टू अनदर ऑल्टर। अगर आपने बहुत ज्यादा ही प्राइसेस चार्ज करने लग गए और कस्टमर को लगा नहीं, नाउ इट इज नॉट वर्थ दिस मच, तो कस्टमर क्या कर सकता है? स्विच कर सकता है, कोई और कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकता है। सो दे मे स्विच टू सम अदर कंपनीज प्रोडक्ट। सो अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो और कस्टमर को उसमें वैल्यू नहीं लगा तो वो स्विच कर जाएगा। डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ द बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंशिएशन कब काम कर सकता है? जब कस्टमर के नजर में वो प्रोडक्ट यूनिक होगा। आपको तो अपना हर प्रोडक्ट यूनिक लगेगा, बट अगर कस्टमर के नजरों में वो यूनिक नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, तो वो ज्यादा पैसा भी नहीं देगा। कस्टमर को लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारा कुछ यूनिक है, इसमें कुछ है जो बाकी के प्रोडक्ट्स में नहीं है, जिसके वजह से वो मुझे ज्यादा पैसा देने को रेडी है। बट अगर उसको लगा नहीं नहीं ये भी वैसा ही है बाकियों के जैसा, तो वो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो ये था बच्चा हमारा कौन सा स्ट्रैटेजी? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। नाउ वी मूव ऑन टू फोकस स्ट्रैटेजी। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज फोकस स्ट्रैटेजी, जब आप नैरो मार्केट में काम करते हो, एक स्पेशलाइज्ड मार्केट में, छोटे सेगमेंट में काम करोगे, स्मॉलर सेगमेंट में काम करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। तो यही है हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी इज बेस्ड अपॉन selecting a segment or a group of segment and then focusing on serving their needs and wants। तो आप सबको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, आपने अपना टारगेट कस्टमर डिसाइड कर लिया, फोकस कर लिया, आप यही सेगमेंट में काम करना चाहते हो, यही कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो? अपना बिजनेस कैरी आउट करते हो वही मार्केट के लिए, छोटे मार्केट के लिए। The essence of focus strategy is the exploitation of a particular market। आप चाहते हो कि मैं इसका ही एकदम अच्छे से इस्तेमाल करूं, ये छोटे मार्केट में अच्छा सर्व करूं। I don't want to sell to everybody, I want to sell only to this particular location। यही मेरा टारगेट ऑडियंस है। Focus strategy are most effective when consumers have distinctive preferences or requirements and when rival firms are not attempting to specialize in the same target segment। तो कहां पर यूज होता है? जब कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट यूनिक है और बड़े प्लेयर्स जो ब्रॉड मार्केट में वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर आपका इस्तेमाल सही तरीके से आप कर पाओगे। सो व्हेन players who are serving the broad market are not paying attention to the smaller market and उनका जो requirement है कस्टमर का वो अलग अलग है, वो बड़े प्लेयर्स नहीं फुलफिल कर पा रहे, तो आप उसको फुलफिल करोगे। An organization using focus strategy में concentrate on a particular group of customers, तो आप एक टारगेट ऑडियंस चूज कर सकते हो, टारगेट कस्टमर्स, या आप एक लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, या एक प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट डिसाइड कर सकते हो इन ऑर्डर टू सर्व अ वेल डिफाइंड, बट देखो ये इंपॉर्टेंट है, नैरो मार्केट। वेल डिफाइंड नैरो मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, बेटर देन द कस्टमर्स हु सर्व इन ब्रॉडर मार्केट। तो जो बड़े मार्केट में करते हैं आप उससे बेटर करना चाहते हो छोटे मार्केट के लिए। फोकस स्ट्रैटेजी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन। सो क्या होता है फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप? लो ओवरऑल कॉस्ट सर्विंग द कौन सा मार्केट? नैरो मार्केट। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं नैरो मार्केट को सर्व करके वो मार्केट में सबसे कम में बेचना चाहता हूं, वो मार्केट में, मेरे मार्केट में, मेरा मार्केट कौन सा मार्केट है? नैरो। तो नैरो मार्केट में मैं सस्ते में बेचना चाहता हूं।
अ कॉस्ट लीडर क्रिएट्स हिज ओन नीश, मैंने अपना खुद का मार्केट बनाया, स्पेशलाइजेशन किया है, यही मार्केट में मैं चैंपियन हूं, एंड फोकसेस ऑन वैल्यू क्रिएशन फॉर हिज कस्टमर. A firm that follows this strategy does not necessarily charge the lowest prices in the industry. It charges lower price relative to the other firms that compete within the target market. तो जब भी मैं बोलता हूं ना फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सब ब्रॉड मार्केट से भी सस्ता बना के बेच रहा हूं, नहीं, नैरो मार्केट में मैं सस्ता बनाकर बेच रहा हूं. शायद वो ब्रॉड मार्केट से महंगा हो, बट मेरे मार्केट में, नैरो मार्केट में, मेरे लोकेलिटी में सबसे सस्ता मैं ही बेचता हूं. सो दिस इज लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी in my locality, in my market, in my narrow market, I am the low cost leader. पूरे मार्केट के लिए नहीं, ब्रॉड मार्केट में नहीं, मेरे मार्केट में, लो कॉस्ट मार्केट में मैं लीडर हूं. सो इन माई मार्केट, इन माई टारगेट मार्केट, इन माई नैरो मार्केट, आई एम द लो कॉस्ट लीडर. सो एक बार मैं वापस पढ़ रहा हूं आपके लिए. अ फर्म दैट फॉलोज दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट नेसेसरीली चार्ज द लोएस्ट प्राइस. तो जरूरी नहीं है ब्रॉड मार्केट से भी सस्ता हो, नहीं 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 नहीं, मेरा ये मार्केट में मैं सबसे सस्ता हूं. इंस्टेड इट चार्जेस द लो प्राइस रिलेटिव टू अदर फर्म्स दैट कंपीट विद इन द टारगेट मार्केट. तो मेरे मार्केट में मैं सबसे सस्ता बनाकर बेचता हूं. फिर आ जाता है फोकस डिफरेंशिएशन. फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी विल रिक्वायर यूनिक फीचर. कौन से मार्केट में? नैरो मार्केट में. तो आपका प्रोडक्ट यूनिक है बट नैरो मार्केट में. फर्म विल कंपीट बेस्ड ऑन यूनिकनेस एंड विल टारगेट अ नैरो मार्केट फॉलोइंग अ फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. सो इधर भी बच्चों 3 क्वेश्चन है. हाउ विल यू अचीव फोकस्ड स्ट्रैटेजी? What are the advantages? What are the disadvantages? So पढ़ लेते हैं फटाफट. कैसे आप अचीव करोगे फोकस्ड स्ट्रैटेजी? हाँ, कॉस्ट लीडर नहीं पूछ रहा, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप नहीं, फोकस डिफरेंशिएशन नहीं, फोकस कैसे? तो सबसे पहले आपको ना अपना मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा, अपना नीश डिसाइड करना पड़ेगा. सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक नीश. आप देखोगे कि कैसे बड़े मार्केट के प्लेयर्स छोटे मार्केट में कौन सा पॉइंट है जो कवर नहीं कर पा रहा है. यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट अ स्पेसिफिक नीश. कौन से मार्केट को आप सेगमेंट को चूज करना चाहते हो, पहले आप वो चूज करो, वो डिसाइड करो. सिलेक्ट अ सुपीरियर स्किल्स. आप वैसा स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर कि कैसे आप छोटे मार्केट के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सको, अपने सर्विसेज दे सको छोटे मार्केट में. वैसा स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर फील्ड में. फिर जनरेट करना पड़ेगा क्या? हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग द नीश मार्केट. तो एफिशिएंसी इंप्रूव करना पड़ेगा आपको वही काम जल्दी से जल्दी बेटर तरीके से अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा उनको. छोटा मार्केट है तो द टर्नओवर टाइम शुड बी फास्ट, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. एंड डेवलप इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग द वैल्यू चेन. तो आप कितने अच्छे तरीके से काम करके दे सकते हो वो भी आपको देखना पड़ेगा. तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, फोकस स्ट्रैटेजी अचीव कर सकते हो. सबसे पहला, यू विल फर्स्ट सिलेक्ट अ स्पेसिफिक नीश. आप छोटे सेगमेंट में कौन सा काम करोगे. फिर उसके बाद आप क्रिएट करोगे क्या? अपना सुपीरियर स्किल्स कि मैं अच्छा काम करके दूंगा. फिर जनरेट हाई एफिशिएंसी. फिर डेवलप इनोवेटिव वेज. तो ये 4 पॉइंट्स. एडवांटेजेस क्या है फोकस स्ट्रैटेजी का? एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला तो मैं प्रीमियम चार्ज कर सकता हूं प्राइसेस. क्यों? क्योंकि मैं छोटे मार्केट में काम कर रहा हूं, फोकस्ड मार्केट में काम कर रहा हूं. सो आई कैन चार्ज प्रीमियम प्राइसेस ड्यू टू द ट्रेमेंडस एक्सपर्टीज. क्योंकि मैं छोटे मार्केट में काम कर करके चैंपियन बन चुका हूं. जो ऑर्गेनाइजेशंस चाहती है, नए एंट्रेंट्स कोशिश कर रहे हैं, या जो ब्रॉड मार्केट के प्लेयर्स है वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना. So, due to the tremendous expertise that the goods and services that organization following focus strategy offer, rivals and new entrants may find it difficult to
कॉम्पीट। तो राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे मुझे अगर मैंने अपना फोकस स्ट्रैटेजी में पैर जमा लिया। तो अगर मैं चैंपियन बन गया नैरो मार्केट में, नीश सेगमेंट में, तो राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स सरवाइव नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इन माय मार्केट। डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? द फर्म लैकिंग इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज में नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रैटेजी। तो अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आपके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, तो जल्दी पता चल जाएगा कस्टमर्स को कि ये बंदा हमारा काम करने लायक नहीं है। तो अगर आपके पास वो कॉम्पिटेंसीज नहीं है काम करने लायक, तो आप जल्दी पता लग जाएगा कस्टमर्स को, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सो अगर फर्म के पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आप फोकस स्ट्रैटेजी नहीं कर पाओगे। दूसरा, ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट्स आर हाई विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप छोटे मार्केट में काम करते हो तो नेचुरली आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, और कभी कभी ये खर्चा ज्यादा होने की वजह से कस्टमर को ऐसा लग सकता है यार ये ज्यादा पैसा ले रहा है, सो शायद वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, शायद आपके सर्विसेज ना ले। इन लॉन्ग रन नीश कुड डिसअपियर और कैन बी टेकन ओवर बाय लार्जर कॉम्पिटिटर। तो अगर लंबे समय तक क्या पता जिसमें आप स्पेशलाइज कर रहे हो वही सेगमेंट खत्म हो गया या किसी कॉम्पिटिटर ने उसको खरीद लिया, तो क्या होगा? तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। सो गाइज, हमने दो क्वेश्चंस पढ़ लिया, दो बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ लिया। पहला पढ़ा था माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, और फिर हम लोगों ने पढ़ लिया माइकल पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। अभी तीसरा लास्ट कॉन्सेप्ट है बचा, देखो आधे पेज का कॉन्सेप्ट बचा है। वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। क्या होता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी? ये सबका कॉम्बिनेशन है। दो चीजें बोलूंगा बच्चों, आप ये दो चीजें समझ गए ना, आपको बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा। ये सबका कॉम्बिनेशन है। ये ब्रॉड मार्केट, नैरो मार्केट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, ये सबका कॉम्बिनेशन है। मैं दो सेंटेंसेस बोलूंगा, अगर आप समझ गए तो आपको ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी भी समझ जाएगा। दो एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज यू वांट टू बाय दिस पेन, आपको ये पेन खरीदना है। मैं भी ये पेन 1000 रुपीज में देता हूं, मेरा कॉम्पिटिटर भी ये पेन 1000 रुपीज में देता है। सो माई सेलिंग प्राइस एंड माई कॉम्पिटिटर सेलिंग प्राइस इज द सेम, 1000 रुपीज, उसने भी 1000 रुपीज। बट मैंने आपको ये पेन के साथ 6 महीने का वारंटी दे दिया। मैंने आपको क्या दे दिया? ये पेन के साथ 6 महीने का वारंटी दे दिया। मैंने बोला 6 महीने में अगर कुछ भी होगा ना सर, कुछ भी होगा मैडम, आप लेकर आना, मैं रिप्लेस कर दूंगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो मैं 1000 रुपीज में ये पेन दे रहा हूं और उसके साथ वारंटी भी दे रहा हूं कि कुछ भी होगा ये पेन के लिए आप लेकर आना, मैं आपको नया दे दूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। बट आप वही कॉम्पिटिटर के पास जाते हो, कॉम्पिटिटर सिर्फ 1000 रुपए में ये पेन दे रहा है, बोलते हैं नो वारंटी, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, विल नॉट बी एक्सचेंज्ड, कुछ नहीं। आप मुझे बताओ, आप किसका कंपनी का पेन खरीदोगे? मेरे पास से पेन खरीदोगे कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास से? मेरे पास से। यू नो व्हाई? बिकॉज दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, बट आपको मैं बेटर सर्विसेज, बेटर अश्योरेंस दे रहा हूं ना कि हाँ कल को कुछ हो जाएगा तो ये बंदा मुझे रिप्लेस करके देगा पेन। मैंने आपको फ्री होम डिलीवरी भी दे दी, मैं भी 1000 रुपए में दे रहा हूं, वो भी 1000 रुपए, मैंने आपको फ्री होम डिलीवरी भी दे दी, मैंने आपको वारंटी भी दे दी, मैंने आपको इंश्योरेंस भी दे दिया। बोलो अभी आप किससे खरीदोगे? मेरे से खरीदोगे। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर का पहला केस, when the price is, selling price is the same for both the companies, try to give something more to the customer, try to give more to the customers। सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो कुछ एक्स्ट्रा दे दो, कुछ एक्स्ट्रा फीचर, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दो, ताकि कस्टमर आपको छोड़कर ना जाए। दूसरा सिनेरियो, मेरे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है और जो मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का क्वालिटी है, फीचर्स है, सब कुछ सेम। वो भी बोलता है कि मैं आपको ये पेन दूंगा प्लस 6 महीने का वारंटी भी दूंगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन भी दूंगा, प्लस इंश्योरेंस भी दूंगा, और वो बोलता है ये पेन लेंगे 1000 रुपए में।
तो ये 1000 रुपए में मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, 1000 रुपए में आपको पेन भी दे रहा है, 6 महीने का वारंटी भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा है। तो आप मेरे शॉप पे आए, आपने पूछा ये पेन कैसा, मैंने बोला मैम पेन का ठीक है, बट मैं आपको ये पेन के साथ 6 महीने का वारंटी भी दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा हूं, इंश्योरेंस भी दे रहा हूं। तो आपने बोला यार वो तो तेरा बाजू वाला कॉम्पिटिटर भी दे रहा है। तो मैंने पूछा मैम वो कितने में दे रहा है, सर वो कितने में दे रहा है, तो आपने बोला 1000 रुपीज में। बोला मैं आपको 800 रुपीज में देता हूं। कितने में देता हूं, 800 रुपीज में। तो मैंने वही चीज दी आपको, सेम प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी, इंश्योरेंस भी, वारंटी भी, बट उससे कम प्राइस में। बोलो आप किसके पास से खरीदोगे, क्वालिटी भी सेम है, वारंटी भी दे रहा हूं, इंश्योरेंस भी दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा हूं, बट मेरा सेलिंग प्राइस कम है। बोलो आप किसके पास से खरीदोगे, मेरे पास से कि उसके पास से? राइट, मेरे पास से। यही है बच्चा बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। देखो आप समझ जाओगे। द न्यू मॉडल ऑफ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, बाय द वे ये जो हम लोगों ने बनाया था ना बच्चा, ये इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। क्या, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। आप ये डायग्राम देखोगे ना आप समझ जाओगे। थोड़ा टाइम दो, मैं आपको डायग्राम पे लेकर आऊंगा। द न्यू मॉडल ऑफ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी इज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अबाउट 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजी। तो ऊपर था ना 3 स्ट्रैटेजीज, कौन सा 3 स्ट्रैटेजी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, उसी का डेवलपमेंट है ये। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गिविंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी। बोलो ना, दोनों सिनेरियो में मैं आपको ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं ना। पहले सिनेरियो में मैं आपको 1000 रुपए में वारंटी भी दे रहा था, वो दे रहा था क्या? नहीं। तो वैल्यू कहां पर ज्यादा था? मेरे में। फिर सेकेंड टाइम पे प्रोडक्ट सेम था, मेरा सेलिंग प्राइस कम था, तो मैं सेम वैल्यू कम प्राइस में दे रहा हूं, तो आप मेरे पास से खरीदोगे। बाय एम्फसाइजिंग बोथ ऑन लो कॉस्ट एंड अपस्केल डिफरेंस। अपस्केल डिफरेंस मतलब यूनिक फीचर्स। The objective is to keep the cost and prices lower than those of other sellers. तो मेरे कॉम्पिटिटर से मैं कम प्राइस में प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी विल इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी बाय एम्फसाइजिंग ऑन लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंस। ये ना बच्चा ऊपर भी था, ये पॉइंट वही है, बस मैंने उसको री एम्फसाइज किया यहां पर। और वो कैसे कर सकते हैं, उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो आपको ये मेरा एग्जांपल समझता है तो, ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, ये सेकंड एग्जांपल था मेरा। व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल्स फॉर प्रोडक्ट विद इन द कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर। तो यू रिमेंबर सेकंड एग्जांपल, वो बंदा भी ये पेन के लिए 6 महीने का वारंटी भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी दे रहा है, बट वो 1000 रुपए में दे रहा है। मैं ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा हूं, इंश्योरेंस भी दे रहा हूं, 6 महीने का वारंटी भी दे रहा हूं, ये पेन भी दे रहा हूं। कितने में दे रहा हूं? 800 रुपीज में। सो आई एम चार्जिंग अ लोअर प्राइस फॉर द कंपेरेबल प्रोडक्ट फीचर्स। कंपेरेबल प्रोडक्ट के लिए आई एम चार्जिंग लेसर प्राइस। नेक्स्ट, चार्जिंग सिमिलर प्राइस। तो पहला एग्जांपल, मैं भी 1000 रुपए में बेच रहा है, वो भी 1000 रुपए में बेच रहा है एज द राइवल्स। तो मैं भी 1000 रुपए में, वो भी 1000 रुपए में, बट हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। तो मैं आपको क्वालिटी भी दे रहा हूं, वारंटी भी दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा हूं, इंश्योरेंस भी दे रहा हूं। अभी और क्या चाहिए आपको? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं सेकेंड सिनेरियो में, 1000 रुपए में भी दे रहा हूं, वो भी दे रहा है, बट वो वारंटी भी नहीं दे रहा, वो इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा, वो ट्रांसपोर्टेशन, मैं ये सब दे रहा हूं आपको 1000 रुपए में। तो आप कहां से खरीदोगे? मेरे यहां से। सो यही था बच्चा बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। बस लास्ट चीज है बिफोर आई एंड, ये डायग्राम आप देखो। मार्केट है, मार्केट, ब्रॉड मार्केट, नैरो मार्केट, लोअर कॉस्ट, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या था? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। और ये सब को कनेक्ट करता हुआ बीच में क्या आ गया? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर सबको टच करता है। वो बोलता है कि मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी बना रहा हूं, मैं कुछ यूनिक भी देने का कोशिश कर रहा हूं, मैं बड़े मार्केट में भी सेल कर रहा हूं, छोटे मार्केट में भी सेल कर रहा हूं। तो ये सबके बीच में आ जाता है। आप देखोगे तो ये सबके बीच में है। सो इसी को क्या बोलते हैं? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। सो विद दिस गाइज वी हैव आल्सो कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको रिवीजन करने में थोड़ी मदद मिल रही है। रेगुलर बेसिस पे बच्चों ये देखते रहो और उसके साथ साथ अपना स्टडी मैट भी पढ़ते रहो, ठीक है? सो विद दिस
We have completed chapter number 5. Thank you. Thanks a lot.